नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं, अपने सभी मित्रों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज चुके हैं। पेन पेपर हाथ में है, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में है और जानना शुरू कर चुके हैं दुनिया भर की उन 5 बड़ी मुद्दों के बारे में, उन खबरों के बारे में जिन्होंने कल तक सुर्खियां बटोरी हैं। सबसे पहली खबर है कि हाल ही में सऊदी अरब की तरफ से यह खबर आ रही है कि वो एससीओ के अंदर शामिल होने जा रहा है। आज के सेशन में जानेंगे क्या है एससीओ और किस प्रकार से अमेरिकी रणनीति को चीन लगातार चुनौतियां देते जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी जो सबसे बड़ी खबर बनी है, शीत युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका के किसी पत्रकार को रूस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया हो, जिसके चलते अमेरिका के द्वारा लगातार दी जा रही चेतावनियां कि कभी भी अपने टूरिस्ट इस तरह से ना जाएं, उनको बड़ा सदमा लगा है। तीसरी बड़ी चीज यह है कि हाल ही में एनजीटी द्वारा 10 करोड़ रुपए का फाइन केरल सरकार के ऊपर लगाया गया है क्योंकि उन्होंने 2 रामसर साइट्स की प्रॉपर तरीके से देखभाल नहीं की। आज के सेशन में इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ पासपोर्ट इंडेक्स एक और भी हाल ही के समय पर जारी हुआ है, जहां पर भारत की रैंकिंग 144वें स्थान पर रही है। इन तमाम खबरों के बारे में आज के सेशन के अंदर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों के साथ साझा कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जानना शुरू करें क्या कुछ खास होने जा रहा है आज। साथियों, सेशन में बहुत विलंब हुआ, कल रात का सेशन भी नहीं हो पाया। वजह काफ़ी ख़राब थी और काफ़ी ख़राब वजह ये थी कि मेरा एक नया स्टूडियो बन रहा है और वहाँ पर हमने अपना जो इन्वर्टर है वो चालू नहीं कर रखा है और ऐसे समय पर लाइट का अचानक कट जाना, राजस्थान में मौसम ख़राब चल रहा है और ख़राब मौसम के चलते यहाँ पर अचानक अंधड़ और तेज तूफान के कारण लाइट चली गई। इवन आपकी क्लास लेने बैठ रहा था उससे 15 मिनट पहले तक भी क्लास लाइट नहीं थी। स्थितियाँ ऐसी थी कि एक बार के लिए लगा कि शायद क्लास ये भी ना हो पाए आज वाली। हालांकि आज दिन भर में ये निर्णय लिया गया है कि किसी भी कीमत पर आज अभी इन्वर्टर इंस्टॉल कराया जाएगा, लेकिन स्थितियाँ थोड़ी व्याप्त थी। हालांकि मैं आपके साथ ये एक्सक्यूज़ देना नहीं चाहता था। आप लोगों को हमेशा पता होता है कि आपके लिए निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूँ और उन प्रयासों में जिस भी प्रकार का कोई भी देरी होता है, चूंकि आप लोग भी अपने ही हैं, तो आप लोगों के साथ भी अगर परेशानियां साझा नहीं की जाए तो फिर किसके साथ की जाए। ऐसी स्थिति में थोड़ी तबीयत भी नासाज है, ऊपर से लाइट भी अलग मजे ले रही है, तो थोड़ा सा मूड ऑफ था। लेकिन अब फाइनली मैं आपकी क्लास में आ पाया हूँ तो शायद पढ़ाते पढ़ाते मूड एकदम दुरुस्त हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सेशन की शुरुआत में सबसे पहले आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके साथ में डिस्कस करते हैं। मोटिवेशन है कि निराशा को छोड़ उम्मीद के जज्बात पालो, मेहनत से अपनी सफलता को हासिल कर डालो। साथियों, निराशा जब भी आपको तोड़ने लगती है तब एक बार जो बाउंस बैक करने की स्थिति आती है ना कि नहीं अब मैं वापस लौट कर आऊंगा, वही इंसान को औरों से अलग कर जाती है। कल की स्थिति को बताता हूं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब जीवन में हर पड़ाव पर आपको एक जंग लड़नी होती है। कल आपका जब मैं अंकित इंस्पायर इंडिया वाला सेशन ले रहा था उस समय बीच में ही लाइट चली गई थी। लाइट चली गई तो फिर उस वजह से थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ। कल की पेड क्लास भी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मैं आज निर्धारित किया हूँ कि कल जो क्लास नहीं हो पाई थी वो भी आज 2 बार पूरी करूँगा। मतलब एक शाम को लूँगा और एक रात को लूँगा, ताकि आपका जो काम है वो अधूरा ना छूटे। तो कहने का अर्थ कहीं ऐसा होता है कि समटाइम्स ना जो आपकी चीज़ें हाथ में नहीं है वो आपके साथ थोड़ी आंख मिचौली खेलती हैं, और जब आंख मिचौली खेलती हैं तो वही आपका एक टेस्ट होता है। टेस्ट क्या होता है? या तो कलम छोड़ दो और कहो कि चलो अब विश्राम करते हैं, या फिर ये जज्बात पाल लो कि चलो कोई बात नहीं, यदि ऐसा हो रहा है तो मैं कोई और ऑल्टरनेट तलाश लेता हूँ। और हमने ना अपने इन सेशंस को ऐसी ही चुनौतियों को पार करते हुए किया है। सवाल बड़ा है कि सर आप 2-4 लोग क्यों नहीं रख लेते, ऐसे लोग करने वाले काम क्यों नहीं रख लेते। मेरा काम आपको पता है थोड़ा ट्रैवलिंग प्रकार का होता है, मुझे इधर उधर जाना पड़ता है। अब होता यह है कि जब आप कहीं इधर उधर यात्राओं पर होते हैं तो काम कराते समय आप टीम को साथ साथ नहीं बैठा के घूम सकते। कुछ उस प्रकार के व्यवधान रहे जिसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन फ्यूचर में ऐसा दोबारा ना हो यह भी मैं आश्वस्त करूंगा। और आप निश्चिंत रहिए, क्लासेस में जो भी कल जैसे कैंसिल हुआ मुझे बहुत दुख हुआ। मतलब लिटरली बता रहा हूँ कि कल की क्लास के बाद सो नहीं पाया कि यार इतनी मेहनत से क्लास बनती है, क्योंकि एक भी इशू जब आप तक आता है ना कम से कम 4 से 5 घंटे की मेहनत लगती है। आपको जो ये सेशन हमारे दिखाई देते हैं ना, आपको लग रहा है कि ये 5 ही तो खबरें हैं, इसमें क्या लग जाएगा। आप यकीन मानेंगे
आरएनए बनने के अंदर 40 मैन आवर यानी 40 आवर्स का समय लगता है। आप कहेंगे इतने तो दिन में घंटे ही नहीं होते, तो इतने लोग मिलकर कंटेंट बनाते हैं तब जाकर के आपका ये कंटेंट बनकर आता है। 5 क्वेश्चन तो हम एनालाइज वाले आपको पढ़ाते हैं, 10 क्वेश्चन आपको फैक्चुअली और देते हैं जो कि आपके काम के हैं, परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं, है ना। उन सबके बनने में कंटेंट को टाइप करना, लिखना, न्यूज संभालना, देखना, फिर खुद मेरा कम से कम इसके अंदर 6 से 7 घंटा पढ़ने और डिस्कशन में लगता है। पर आपके सामने जब चीजें आती हैं तो एकदम पकी पकाई प्रस्तुतिकरण वाली आती हैं, क्योंकि ये फैक्ट्स नहीं है, हर खबर नई होती है। ये जितनी भी खबरें हम यहां दिखा रहे हैं आपको, ये एकदम नई खबर है। अगर इनका कोई पुराना इतिहास होता तो शायद मैं नींद से जागकर भी क्लास लेने आ जाता। ये सारी खबरें एकदम ताजा घटित हुई हैं कल तक, और जब ताजा घटित हुई हैं तो उनका बाल की खाल निकालने में मेहनत लगती है ना, तो वो मेरे साथ में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कि आपको अच्छा देने के क्रम में जो निराशा मुझे आती है कि मैं दे नहीं पाता, तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है कि यार कल का क्लास नहीं हो पाया, दुख हुआ। इवन 15 मिनट पहले तक आप यकीन माने इतना मूड ऑफ था कि इतनी मेहनत से चीजें बन गई हैं, टीम ने पहुंचा दी हैं मुझ तक, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। खैर फाइनली बत्ती जली, लाइट आई, मैंने कहा चलो अब सेशन करने का समय आ गया है, तो हम फाइनली सेशन के अंदर घुस गए। आइए शुरुआत करते हैं साथियों आज के सेशन की। समीर, हाँ आप पहचान रहे हैं कि बारिश चल रही है यहाँ पर, इसी वजह से ऐसी स्थितियाँ हो रही हैं, इसीलिए थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई है, गला खराब हो गया है, मौसम थोड़ा पकड़ रहा है। चलिए कोई नहीं। नमन, टेक्निकल, आरती, पुष्पा, आदित्य, विक्कू, पुष्पेंद्र, सत्यम, योगेश, आरती, दीक्षा, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन में जानना शुरू करते हैं क्या कुछ खास है आज के सेशन के अंदर। मोटिवेशन के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं ना, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं पहले ही बता देता हूं। यहां पर एक संगठन का नाम लिया जा रहा है और उसका नाम है संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन को आज हम जानने वाले हैं, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ के बारे में। केवल इसलिए नहीं कि यह एक संगठन है, बहुत सारे मायने हैं इस बात को जानने में। कहा जा रहा है कि यह जिस प्रकार से अमेरिका डेमोक्रेसी समिट आयोजित कर रहा है, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक खबर पढ़ाई थी जिसमें यह बताया था कि अमेरिका डेमोक्रेसी समिट आयोजित कर रहा है। आज और कल उसका आयोजन भी हुआ था, 29-30 को आयोजन भी हुआ था, जिसमें उसने दुनिया भर के देशों को आमंत्रित किया था जो डेमोक्रेसी मानने वाले लोग हैं। उसका जो प्रयास है ना, उसको निरंतर चैलेंज देता जा रहा है। कौन? चीन। कैसे? इसने अपना एक ऐसा स्थापित मंच बना लिया है जिसका नाम एससीओ है और परमानेंट मंच बना लिया है। भारत भी उसका सदस्य है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें अभी सऊदी अरब की एंट्री हो रही है। अब यह सऊदी अरब की एंट्री कितनी मायने रखती है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि सऊदी अरब मिडिल ईस्ट जिसे आप कहते हैं असल मायने में, वहां से पश्चिमी देश भी इसको अपनी तरफ खींचते हैं और पूर्वी देश भी इसको अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसी स्थिति में पश्चिम से लगातार खींचने में कामयाब हो रहा है चीन। हाल ही में इसने इनका संबंध बना दिया, इनकी दोस्ती करा दी ईरान के साथ, सऊदी अरब की दोस्ती करा दी सीरिया के साथ, और अब चीन अपने यहां पर एससीओ के अंदर इसे मेंबरशिप दिलवाने की कोशिश कर रहा है। ये जो प्रयास हैं, ये मिडिल ईस्ट के ईस्ट की तरफ खिसकने के प्रयास हैं। यानी कि अगर रस्साकसी कहीं चल रही हो तो उस रस्साकसी में सऊदी अरब को खींचकर अपनी तरफ ले जाने के अंदर कामयाब होता दिख रहा है चीन। आज के सेशन में आप इस बात को जानेंगे। लेकिन क्या यह केवल कूटनीति के आधार पर ही जानना पर्याप्त है या फिर इसके अन्य महत्व भी हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसके बहुत सारे महत्व हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एससीओ एक संगठन के रूप में मान्यता रखता है और दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व को जो चुनौती लगातार चीन दे रहा है, ये हमने कई बार आपके साथ में डिस्कस किया है। अच्छा, आप पूछेंगे क्या अचानक जब से आपने डिस्कस किया है तब से ही यह सब होने लगा है क्या? हमने कहा नहीं। देखिए, कूटनीति एक दिन में नहीं होती, कदम दर कदम, कदम दर कदम। आप लोग जब से सुनना न्यूज शुरू किए होंगे आज तक अगर आप पहुंचे हैं तो आप देखते होंगे कि निरंतर कोई ना कोई पद पर परिवर्तन आता जा रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही आपको हमने आज से 2 हफ्ते पहले खबर पढ़ाई थी जिसमें आपसे यह कहा था कि 2 दुश्मन देशों को अपने करीब लाने में कामयाब हुआ है चीन। कैसे? उसने सऊदी और ईरान के बीच में हैंडशेक करवा दिया था। आपको यह पूरी घटनाक्रम मैंने अपनी पाठशाला पर प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया है। इसके बाद मैंने अपने आरएनए 27 मार्च वाले अपने इसी सेशन में मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब और सीरिया के रिश्ते बहाल करने में कामयाब हुआ है
चीन और रूस। ये मैंने आपको ये सेशन अपने सेशन में बताया था। देखो, आफ्टर ईरान सऊदी अरेबिया रीस्टेब्लिश टाइज विद सीरिया। ठीक है, अब चूंकि दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 मुल्क आपस में अपनी अपनी हेजेमोनी दिखाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में बड़ा प्रश्न यह बनता है कि भाई किस प्रकार से इनको काउंटर किया जाए, किस प्रकार से इसको समझा जाए। तो देखिए, सऊदी अरेबिया लीनिंग क्लोजर टू ईस्ट एज कैबिनेट अप्रूव स्टेटस एज एससीओ डायलॉग पार्टनर। अब यहां पर ये जो पॉइंट निकल कर आता है दैट इज डायलॉग पार्टनर। तो सवाल बनता है, सर डायलॉग पार्टनर क्या होता है, सर मेंबर क्या होता है, सर ऑब्जर्वर क्या होता है। साथियों, ये तीनों चीजें मैं आपको बताऊंगा, मेंबर, ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर। ठीक है, इन तीनों चीजों को आप समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप ग्लोबल टाइम्स की इस खबर को सुने। खबर कब की है? 29 मार्च की, यानी परसों की खबर है। क्या है? सऊदी अरेबिया लीनिंग क्लोजर टू ईस्ट, पूर्व की तरफ झुक रहा है सऊदी अरेबिया, और अब एज कैबिनेट अप्रूव, इनकी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है स्टेटस एज एससीओ डायलॉग पार्टनर। सऊदी अरेबिया की तरफ से एक आ गया है कि वो तैयार हो चुका है एससीओ समिट के अंदर। अब आपको एससीओ समिट क्या होगी वहां तक लेके जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ये जो शब्द उपयोग में आया है ना ईस्ट, इसका क्या मतलब है वो बताता हूं। देखो, दुनिया को अगर आपको समझना है ना, दुनिया में जो भी चल रहा है उसको समझने के लिए मैप समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैप क्यों समझना जरूरी है? देखो, दुनिया को अगर आप इस प्रकार से समझें कि मैप के ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है। देखो, दुनिया जो है ना वो अपने हिसाब से अंग्रेजों ने बांटी थी। कैसे? अपनी सहूलियत के हिसाब से। क्यों? क्योंकि जिस समय ब्रिटेन में, मतलब जिस समय दुनिया पर ब्रिटेन का शासन हुआ करता था, तब अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए अपना पैमाना तय करते हुए एक लाइन निर्धारित की, जिसे आप आज भी प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे आप GMT ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं। यह अंग्रेजों का निर्णय कुछ इस प्रकार से था कि हम दुनिया का टाइम अपने रेफरेंस में डिसाइड करेंगे, कौन सा देश कहां है। क्यों? क्योंकि राज करने तो हमें जाना है, किसी को हमारे पास थोड़ी आना है, ताकि हम अपने यहां रह रहे सांसदों को, नेताओं को, मंत्रियों को, कर्मचारियों को बता सकें कि तुम्हें इतना घंटे दूर या इतना दूर तुम्हें जाकर नौकरी करनी है। इन्होंने अपने यहां से पैमाने डिसाइड किए और यहां से डिसाइड करके GMT इन्होंने दुनिया की तरफ ट्रेवलिंग शुरू की। साथियों, यहीं से एक प्रकार से दुनिया जो है वो दो गोलार्ध में बट गई, एक पूर्वी हेमिस्फीयर और एक पश्चिमी हेमिस्फीयर। ये जो पूर्वी हेमिस्फीयर है ये असल में ब्रिटेन के राइट हैंड साइड वाला जितना भी हिस्सा है इसे पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी हेमिस्फीयर कहा गया। ऐसे ही इस प्राइम मेरिडियन से इस तरफ का जो हिस्सा है ये पश्चिमी मेरिडियन या वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाया। ठीक है, अच्छा साहब, पश्चिमी गोलार्ध अथवा वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाया। अब असल मायने में हुआ क्या, ये तो इनका मानना था। इसी कारण अब देखो, ये ब्रिटेन वाले यहां पर बैठे हुए हैं, इनसे पूर्व की तरफ चलोगे तो इनके लिए असल में जो जापान जैसा देश है, या फिर क्योंकि देखो रशिया तो आर पार है, ये देश असल मायने में इनके लिए सबसे पूर्व में स्थित देश है। इसे ये सुदूर पूर्व कहते हैं, फार ईस्ट। ब्रिटिशर्स जापान को फार ईस्ट नेशन कहते हैं, फार, दूर, सुदूर, सुदूर पूर्वी देश। अच्छा, इवन सूर्योदय का देश भी इसे कहा जाता था ब्रिटिशर्स के काल में, कि सबसे पहले सूरज यही निकलता है, क्योंकि आइडियल यहीं पर ही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं साहब। अब अंग्रेजों ने क्या कहा कि देखो यहां से लेकर यहां तक पूरा पूरब है, ये अंग्रेजों के लिए, ये रहे ब्रिटेन वाले, और इनके लिए यहां से लेकर यहां तक पूरा पूरब है, ईस्ट है। अब इस ईस्ट का बीच वाला हिस्सा अगर आप देखें तो देखो कहीं यहां पर आकर के ये ईस्ट आता है। देखो ये देखो, बिल्कुल बीचों बीच, यहां से यहां तक पूरा पूरब है, और इसके पूरब में बीच का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला बिल्कुल बीच में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बीच में दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो वेस्टर्न मीडिया है वो इन देशों को मिडिल ईस्ट कंट्री कहता है। क्या कहता है? मिडिल ईस्ट कहता है। मध्य में है ना, यहां से चलोगे तो मध्य में पड़ेगा, इसलिए आप इसे क्या नाम दे रहे हैं? मिडिल ईस्ट नाम दे रहे हैं। तो शब्द का मतलब समझ में आया, मिडिल ईस्ट क्यों कहा गया वो समझ में आ गया। कई बार हम सोचते हैं कि यार हम इंडिया वाले,
हमसे तो ये पश्चिम की तरफ है, तो हम इसे मिडिल ईस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि अखबारों में जो भाषा लिखी जाती है वो भाषा वेस्टर्न मीडिया से कैच की हुई है। तो हमारे लिए ये असल मायने में मिडिल ईस्ट नहीं है, हमारे तो ये पश्चिम की तरफ स्थित है। इसलिए इंडियन मीडिया इसे मिडिल ईस्ट कहने के स्थान पर गल्फ कंट्री कहकर बच लेता है कि हम मिडिल ईस्ट कह देंगे तो हम फिर कहां खड़े हुए हैं, हमारे कंपैरिजन में तो ये पश्चिम में है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मिडिल ईस्ट समझ में आ गया। अब साहब इस मिडिल ईस्ट को कोई अगर इस तरफ खींचे तो ये तो कौन सी साइड है? पश्चिम वाली साइड है। तो इस प्रकार से ये वाली दिशा पश्चिम की हुई और ये वाली दिशा पूर्व की हुई। पूर्व में कौन बैठा हुआ है? चाइना। इसके पश्चिम में कौन बैठा हुआ है? यूरोप। दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। असल में अमेरिका और यूरोप को आप एक ही समझें, काका बाबा की संतानें हैं ये, है ना, परिवार ही है ये। तो ये दोनों लोग एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट वेस्टर्न की तरफ खिंचेगा या ईस्ट की तरफ खिंचेगा, यही तो चर्चा हो रही है। न्यूज क्या है इधर देख लीजिए, लीनिंग क्लोजर टू ईस्ट, यानी पूरब की तरफ खिंच रहा है मिडिल ईस्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आप सोच कर देखिए कि मैप आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दुनिया को समझना है ना, टर्मिनोलॉजी को जानना है। आप सोचिए हम यहां रहते हैं, हमारे कंपैरिजन में ये पूरा हिस्सा जो है ये पश्चिम की तरफ है। किस तरफ है? पश्चिम की तरफ है। पश्चिम की तरफ है इसलिए हम इन देशों को पश्चिमी सभ्यता बोलते हैं। आ गई बात समझ में? इस तरह से पूरा। अब आप पूछेंगे मुझे तो जानने की जरूरत ही नहीं है मैप। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन अगर दुनिया का एक भी शब्द समझना है ना तो आपको मैपिंग के ऊपर महारत होना हासिल करना जरूरी है। और मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आप चाहते हैं हमारे साथ ज्वाइन करना तो हमने एक लिंक पिन कर रखा है हमारे एप्लीकेशन का, दैट इज अपनी पाठशाला। वहां पर शुरू होने जा रहा है अप्रैल के अंदर फर्स्ट वीक से। क्या शुरू होने जा रहा है? मैपिंग की क्लासेस शुरू होने जा रही है, वर्ल्ड मैपिंग की, जहां ये तमाम चीजें आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरेबिया अप्रूव्स स्टेटस एज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डायलॉग पार्टनर। अब दूसरा सवाल क्या बना? व्हाट इज डायलॉग पार्टनर? तो देखिए, किसी भी सहयोग संगठन में अगर आप जुड़ेंगे ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में अगर आप जुड़ रहे हैं, आपको 3 तरह के स्टेटस दिए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला स्टेटस दिया जाता है आपको मेंबर का, कि क्या आप सदस्य हैं। दूसरा स्टेटस दिया जाता है आपको, अब देखना ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक तो हो गया मेंबर, एक स्टेटस होता है ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर का मतलब हुआ कि आप एक बार आकर बैठे और हमें देखें कि हम काम कैसे करते हैं, हमने इस लायक आपको समझ लिया कि हमारी चर्चाओं को आप सुन सकते हैं, दैट इज ऑब्जर्वर। तीसरा नंबर होता है साथियों, दैट इज डायलॉग पार्टनर। डायलॉग पार्टनर सबसे तीसरा और या कहिए सबसे कम स्तर का रिलेशन होता है। अब इसका मतलब ऐसे समझिए, जैसे लड़का लड़की जब विवाह करते हैं तो विवाह से पहले कुछ रस्में होती हैं। जैसे सबसे पहले होती है रोका। रोका मतलब लड़के वालों ने लड़की फाइनल कर दी, लड़की वालों ने लड़का फाइनल कर दिया। ये रुकाई की रस्म हो गई कि साहब अब आप कोई और लड़की नहीं तलाशेंगे, और लड़की वालों से कह दिया अब आप कोई और लड़का नहीं तलाशेंगे। तो ये तो हो गई रोके की प्रक्रिया नंबर 1। अब इस रोके की प्रक्रिया के ऊपर एक प्रक्रिया और होती है, वो क्या होती है भाई साहब? रिंग सेरेमनी। अभी तो आपने बस कहा है कि हाँ भाई फाइनल फाइनल, ठीक है। उसके बाद होती है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट की जो सेरेमनी, तो देखो डायलॉग पार्टनर इज समथिंग लाइक रोका। क्या रोका? क्या भाई अब आप हमारे साथ, हम आपके साथ, हो गया डन, बोले डन। अब दूसरा होता है ऑब्जर्वर। ये क्या है? ये रिंग सेरेमनी है। मतलब अब यहां पर आप लोगों ने अब तक लड़के लड़की वालों को पता लगाया था, अब दुनिया वालों को भी बता दिया कि दुनिया वालों अब देखो ये एक दूसरे के साथ अंगेज्ड हो चुके हैं। दैट इज स्टेटस ऑब्जर्वर, यानी इससे ऊपर का स्टेटस ऑब्जर्वर स्टेटस है। तीसरा स्टेटस, तीसरा होता है मेंबर। पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। ये जो 3 लेवल है ना, इन 3 लेवल में रोके से ही मेंबर की प्रक्रिया शुरू होती है। अर्थात या तो किसी देश को पहले डायलॉग पार्टनर बना। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हमारे केस में तो रोके के समय पर ही अंगूठी पहनाकर रस्म अदायगी पूरी कर दी गई थी। मेरे केस में भी यही हुआ था, वहीं हो गया सब काम कि लो जी साहब रोके के नाम पर अंगूठी पहना और रिंग सेरेमनी संपन्न हो गया, एंगेजमेंट। इसका मतलब
कई बार ये जो डायलॉग पार्टनर वाला स्टेप है ना, इसको कट कर दिया जाता है, तो फिर इसके स्थान पर ऑब्जर्वर वाला जो स्टेप है ना, ये डायरेक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है। ऐसा ही हुआ था एससीओ के अंदर। एससीओ में जब इंडिया एंट्री किया था तो वो सीधा ऑब्जर्वर स्टेटस पर एंट्री किया था, उसके बाद सीधा उसे मेंबर स्टेट में एंट्री दे दी गई। थोड़ा लंबे समय तक उसका एंगेजमेंट चला और उसके बाद सीधा उसे मेंबर बना दिया गया। अब आप पूछेंगे सर लेकिन जिस चीज का मेंबर बनाया जा रहा है उसमें भी तो ऑलरेडी मेंबर होंगे। जी हां, एससीओ असल में जब बना था तो इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। चीन और रूस और साथ में 3 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इनने मिलकर संघाई 5 के नाम से एससीओ संगठन बनाया था। शुरुआत तो यहां से हुई थी, धीरे धीरे इसमें और देशों ने मिलने की चाहत रखी। अब मिलते मिलते ये कारवां जो है ये 8 देशों का हो चुका है, जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज में तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर सारे देश शामिल हैं। चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर अब ये मेंबरों का जो हो गया वो हो गया 8 लोगों का। किस किस का? रूस हो गया, चीन हो गया। सेंट्रल एशिया में आते हैं 5 देश। देखो ये रहा सेंट्रल एशिया, हालांकि मैं इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा फिर बिगड़ जाएगी सेटिंग। यहां पर आपको सेंट्रल एशिया दिखाई दे जाएगा। सेंट्रल एशिया में कौन कौन आता है? सारे स्थान जितने भी, अफगानिस्तान को छोड़ करके। कौन कौन से? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब यहां पर ना एक देश है जिसका नाम है किर्गिस्तान। तो ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनमें से जो तुर्कमेनिस्तान जो नामक कंट्री है ना, ये छोड़कर बाकी चारों देश जो हैं वो एससीओ के मेंबर हैं। तो अब कौन कौन हो गया? रशिया, चाइना, 4 सेंट्रल एशियन, पाकिस्तान और इंडिया। कुल 8 कंट्रियों का यह समूह मेंबर स्टेटस पर है, यानी मेंबर के नाम पर इसमें 8 देश शामिल हैं। चूंकि आप समझें कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं असल मायने में वो पहले यूएसएसआर ही तो हुआ करता था। 1991 से पहले सेंट्रल एशिया जो है वो असल में पार्ट यूएसएसआर का ही था। इसका मतलब रूस और उसके 4 सहयोगी, तो वो तो 5 का आंकड़ा 1 में ही हो गया। इसके साथ साथ चीन, तो आप अपने आप में रूस और चीन का एक ग्रुप समझ सकते हैं इसे। इसके बाद भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान को जिस समय भारत को रूस ने इसका मेंबर बनाने की चाह रखी, उसी समय चीन ने कहा कि अगर भारत मेंबर बनेगा तो मैं पाकिस्तान को भी बनाऊंगा। इस प्रकार से हम दोनों की एंट्री एक साथ हो गई। तो कुल मिलाकर 8 मेंबर्स का यह ग्रुप बना हुआ है। अब आप सवाल पूछेंगे फिर ऑब्जर्वर स्टेटस पर कौन कौन है, वो भी मैं बताऊंगा। ऑब्जर्वर स्टेटस से आगे की सवाल की एंट्री होती। तो आज न्यूज क्या है? सऊदी अरब जो है वो डायलॉग पार्टनर बनने जा रहा है। डायलॉग पार्टनर बनने जा रहा है, जिसकी खबर आप देख रहे हैं। एससीओ डायलॉग पार्टनर सऊदी अरब बन गया, ये आप सुर्खी देख रहे हैं। डन हो गया, डायलॉग पार्टनर समझ में आ गया, स्थिति क्लियर हो गई। ये सऊदी अरब की कहानी आपको मैंने दिखा दी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एससीओ के बारे में जो जानकारी दिया वो ये सारी जानकारी लिखित में दे दी, मैप पर दिखा दिया, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज दिखा दी। अब आप एक बार के लिए इस मेंबरशिप को समझ लो। देखो, सबसे पहले आपको यहां पर समझना होगा, ये रहे सारे के सारे वो देश। सबसे पहले इन देशों को चर्चा कर लेते हैं। जो ये ग्रीन पट्टी है ना, ये दर्शाती है, देखो सबसे पहले ये ब्राउन पट्टी देखो, ये ब्राउन पट्टी शुरुआत में 5 देशों के साथ थी। ये 5 देश कब थे? तो ये थे साहब अराउंड 1997। 1997 में इन 5 देशों ने मिलकर के संघाई 5 का निर्माण किया। संघाई 5 के बाद फिर इसमें शामिल हुआ उज्बेकिस्तान। कब शामिल हुआ? अराउंड 2001-2 के बीच में उज्बेकिस्तान मेंबर बन गया। ये जो कंट्री है ये तो है फाउंडिंग मेंबर, ध्यान से सुनिएगा भाई, ये तो थे फाउंडिंग मेंबर, ये थे मेंबर। ये कौन थे? मेंबर। ये जो कलर है ये कलर दिखाता है ऑब्जर्वर। क्या दिखाता है? ऑब्जर्वर। और जो ये कलर है ये दिखाता है डायलॉग पार्टनर। अब आप ध्यान से देखो, शुरुआत में ये 5 फाउंडिंग मेंबर थे। इसके बाद में एक देश और जुड़ा जिसका नाम हो गया उज्बेकिस्तान, ग्रीन कलर में आ गया। ग्रीन कलर में आने का मतलब मेंबर हो गया। 6 मेंबर हो गए थे वर्ष 2002 तक। फिर क्या हुआ? इसके बाद में देखो आप, ये समय बीतता गया, इसमें फिर यहां पर आप कलर देखते हैं तो लगभग 4-5 के बीच में मंगोलिया यहां पर ऑब्जर्वर बनाया गया। मंगोलिया ऑब्जर्वर बना, लेकिन उसकी पट्टी
अभी तक इसी कलर की है, देख लो आप। इसका मतलब मंगोलिया आज तक ऑब्जर्वर ही है। 2023 तक मंगोलिया ऑब्जर्वर स्टेटस पर ही है, उसका स्टेटस चेंज नहीं हुआ। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने 2006 में यहां पर इंडिया, पाकिस्तान और ईरान तीनों ने एक साथ एक ही समय पर ऑब्जर्वर स्टेटस लिया था। ऑब्जर्वर स्टेटस लिया, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान शादी करने में कामयाब हो गए। कब? 2017 के अराउंड। दोनों इंडिया और पाकिस्तान तो मेंबर में कन्वर्ट हो गए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन ईरान का रिश्ता भी अभी तक शादी में नहीं बदला, इनका भी कोर्टशिप पीरियड ही चल रहा है, यानी ये अभी तक ईरान जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस पर ही चल रहा है। मजेदार बात समझना, आज की ताजा खबर अगर मैं एक और ऐड कर दूं तो वो ये है कि जो ईरान है ना, ये अभी मई 2023 में परमानेंट मेंबर बन जाएगा। यानी अभी एससीओ के अंदर जो मेंबर कंट्री 8 है, ये 9 होने वाले हैं। क्यों? ऑफिशियली घोषणा हो चुकी है, शादी की तारीखें अनाउंस हो चुकी हैं, ईरान जो है ना वो मेंबर बनने जा रहा है। 2023 में इंसिडेंट गजब होने वाला है। क्या? एससीओ की समिट मई 2023 में भारत में होने जा रही है। एससीओ हर साल अलग अलग देशों में आयोजित होता है। इस बार जो आयोजित हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। इंडिया में जो आयोजन है, उस आयोजन के समय ईरान को मेंबरशिप दे दी जाएगी कि ईरान तुम ही मेंबर बन जाओ, ये काम करने की बात चल रही है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो। तो ईरान को मेंबरशिप अब मिलने जा रही है, तो ये मेंबर बढ़कर कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। और देखो, अफगानिस्तान को भी इसी तरह से ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया, बेलारूस को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया, श्रीलंका को दिया गया, तुर्की को दिया गया, कंबोडिया, अजरबैजान, नेपाल, आर्मेनिया, इजिप्ट, कतर और सऊदी, इन तीनों को एक साथ लिया गया है। कब? 2023 की सुर्खी देख रहे हैं आप, ये देखिए 2023 में पीली पट्टी इन पर आ गई। इसका मतलब ये बन गए डायलॉग पार्टनर। येलो कलर किसका था? डायलॉग पार्टनर का। डायलॉग पार्टनर देखो, पहले बेलारूस था, बेलारूस को बदल करके डायलॉग पार्टनर से ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया 2016 में। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब ये है डायलॉग पार्टनर। मैंने कैसे कहा था आपसे, सबसे पहले क्या होती है? रोकाई, उसके बाद एंगेजमेंट, उसके बाद शादी। तो रुकाई वाला जो स्टेप है ना, वो इंडिया, पाकिस्तान, इनके साथ नहीं हुआ, इनके साथ सीधा रिंग सेरेमनी हुई। यानी इनको डायरेक्ट पहले ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान को सीधा मेंबर बना दिया गया। लेकिन ईरान अभी तक भी उसी ऑब्जर्वर स्टेटस पर चल रहा है। इसका जो शादी समारोह है वो अभी हो जाएगा मई 2023 में। और जो बाकी बचे हुए ये जो देश आपको दिख रहे हैं, ये अभी तक डायलॉग पार्टनर बने हुए हैं। फिर पूछेंगे इतनी बड़ी सुर्खी क्या है, इतने सारे देश जुड़ तो गए। बात यह है कि ये देश हल्का देश नहीं है। सऊदी अरेबिया, बाकी जो देश है ना, उनमें इंडिया, ये जो इंडिया वाला जो लेवल है, इसको छोड़कर बाकी कोई इतना इंप्रेसिव कंट्री नहीं है जितना इंप्रेसिव सऊदी अरेबिया है। क्योंकि सऊदी अरेबिया असल मायने में अमेरिका की आधी कटी रोटी माना जाता है। बाकी तो ये सारे बगावत वाले देश हैं जो अमेरिका विरोधी कभी ना कभी रहे हैं। उदाहरण के लिए बेलारूस लुकाशेंको वाला देश है, लुकाशेंको वाला देश है जो अमेरिका से प्रतिबंधित ही चलता है पूरे टाइम। श्रीलंका, आपको मालूम है आईएमएफ से लोन लेने के चक्कर में, ये वही श्रीलंका है जिसे डेमोक्रेसी समिट में नहीं बुलाया गया है ना। ये वही श्रीलंका है जिसको अमेरिका मानता है कि यहां डेमोक्रेसी नहीं है। ये तुर्की भी आपने देखा होगा, अभी जो डेमोक्रेसी समिट हुई है उसमें भी तुर्की आमंत्रित नहीं है, ना रशिया आमंत्रित है अमेरिका में, जबकि तुर्की नाटो का मेंबर है, तो तुर्की भी इसके अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस है। ऐसे ही कंबोडिया, जिसको भारत ने, मैंने आपको कल बताया था, जहां हम टाइगर भेज रहे हैं, ये रहा कंबोडिया। अजरबैजान, जो कि पहले ही पाकिस्तान प्रेमी है और रूस समर्थित है, जो कि आर्मेनिया के साथ संकट में है। आर्मेनिया, जिसको अमेरिका का समर्थन आजकल मिलने लग रहा है, ये वो अजरबैजान। नेपाल तो चीन का मतलब कच्चा घर हो गया। इसके बाद आर्मेनिया, और ये दोनों कंट्री इधर की तरफ कॉन्फ्लिक्ट वाले कंट्री जो हैं वो इसमें ऑब्जर्वर बने हुए हैं। इजिप्ट, आपको कल भी मालूम है कि डॉलर खत्म हो गए, इंडिया ने इनसे कहा है कि ले लो हमसे रुपये में गेहूं खरीद लो या चावल खरीद लो। कतर,
दोहा शिखर सम्मेलन वाला कतर, ये वही कतर है जिसने फीफा वर्ल्ड कप आयोजित करवाया, अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में मध्यस्थ बना। ये वो लोग हैं जो कि पेंडुलम स्थिति में हैं, कभी इनका हाथ जो है खिसक कर अमेरिका जाता है, कभी ये दूसरी तरफ खिसकने का मन बनाते। पहले तक ये बिल्कुल अमेरिका के ही आउट हाउस हुआ करते थे, आजकल इनका मामला पलट रहा है, इसलिए ये सुर्खियां बन रहे हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे जो शिफ्टिंग हो रही है ना, इसी शिफ्टिंग को दुनिया रीड कर रही है कि ये सब लोग अमेरिका से छिटक कर एक ग्रुप बनाते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब एससीओ जो है वो एक ग्रुपिंग होती जा रही है जो कि दुनिया की 1/4 जीडीपी को रिप्रेजेंट करती है, 1/3 लैंड को रिप्रेजेंट करती है और 40% पॉपुलेशन को कवर करती है। एससीओ में दुनिया की 40% आबादी निवास करती है और ये प्रमुख मुद्दे जिन पर डिस्कशन करते हैं उनमें रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल डेवलपमेंट, एथनिक सेपरेशन और फाइट अगेंस्ट रीजनल टेररिज्म जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। आप यहां पर देख सकते हैं एससीओ की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया कर रहा है। मई 2023 में गोवा के अंदर एससीओ के अंदर जितने भी मेंबर स्टेट हैं उन सबके राष्ट्राध्यक्ष इंडिया मई में आने वाले हैं और सब लोग यहां पर बैठ करके एससीओ से संबंधित बातचीत करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए। ठीक है, ईरान का अपडेट मैंने दे दिया, बाकी सारे अपडेट मैंने दे दिए, तो आप लोगों को अब यह बात समझने की नहीं होनी चाहिए। क्लियर, कब क्या हुआ सारी बातें मैंने आपको यहां पर बता दी। ठीक है, ठीक है साहब। एससीओ के ऊपर सवाल आता है क्या, तो ये उड़ीसा पीसीएस का एग्जाम है, उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का 2021 का, जिसमें एससीओ के ऊपर सवाल पूछा गया है। यानी स्टेट पीसीएस के अंदर, यूपीएससी के अंदर ये बहुत काम का होता है। डन, समझ में आ गया, पूरी डिटेलिंग समझ में आ गई, क्रिस्टल क्लियर हो गया सारा मामला, बता दीजिए कमेंट के अंदर। कव्या सिंह राजपूत सर, आप पेड क्लास में भी करंट अफेयर पढ़ाते हैं क्या, प्लीज रिप्लाई। नहीं, देखिए भाई, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं बहुत अच्छे से, जो चीज मैं पेड में पढ़ाता हूं वो मैं फ्री में नहीं पढ़ाता, और जो मैं फ्री में पढ़ाता हूं वो पेड में नहीं पढ़ाता। ऐसा क्यों? मैं इस काम को भी 100% ईमानदारी से करना चाहता हूं और उस काम को भी 100% ईमानदारी से, ताकि किसी बच्चे को यह ना लगे अरे यार ये तो फ्री में ही मिल रहा था, इसके लिए क्यों पैसे दे दिए, या फिर पैसे वालों को यह ना लगे कि यार अच्छा हुआ हमने पैसे नहीं दिए, हमको तो ये सब फ्री में मिल जाता। दोनों बातें हैं, है ना, तो दोनों चीजों को एकदम सेपरेट। इसी वजह से मैं करंट में भी 100% मेहनत करता हूं और इसी वजह से पेड में भी 100% मेहनत करता हूं। अक्सर दुनिया में क्या होता है, जो यहां पर यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है फ्री में, इसी को ही पेड में लेकर आ जाते हैं कि साहब पेड में वही चीज पढ़ा रहे हैं, उसमें साहब थोड़े से सवाल अपर लेवल के हो जाएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। यहां पर कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाता है कि आदमी यूट्यूब पर जो पढ़ा रहा है उसको पेड पर कैसे पढ़ाएगा। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर जो मैं पढ़ाता हूं वो कभी पेड में नहीं आता और कभी आएगा भी नहीं। करंट कभी पेड नहीं होगा, ये आप बात मेरी मार्क करके रख लें, क्योंकि ये असल में दुनियादारी से रिलेट करने के लिए बहुत से लोग वो भी इन न्यूज को सुनते हैं जिनका एग्जाम से कोई वास्ता नहीं है, तो जबरदस्ती उनको क्यों घसीटा जाए, है ना। ठीक है, अब एक चीज मैं यहां पर ऐड कर दूं, असल में जो हमारा मैपिंग का कोर्स शुरू हो रहा था 1 अप्रैल से, उसे आप लोगों के जो कॉल सेंटर पर कॉल आ रहे हैं, कुछ लोगों के साथ में पेमेंट का क्राइसिस है, किसके साथ कुछ है, उन सबका कहना है कि सर आप इस वाली क्लास को 3 अप्रैल से शुरू कर दें। तो हमने इस डेट को एक्सटेंड करके 3 अप्रैल सोमवार से कर दिया है और इसी वजह से अभी 1 अप्रैल 2 अप्रैल के दिन जो भी साथी हमारे इस कोर्स में एनरोल करेंगे अपने आप को अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, उन्हें भी मार्च में जो पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने पढ़ाया है, कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी, उन्हें 2 अप्रैल तक भी कोर्स लेने पर दिखाई देगा। 3 अप्रैल को हमारा मैपिंग से नया बैच शुरू होगा जिसमें वर्ल्ड मैपिंग शुरुआत में पढ़ाई जाएगी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, फिर इंडियन मैपिंग, फिर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, वो सारे सीक्वेंस उसी के अंदर फुलफिल होते चले जाएंगे। ठीक है, ये अतिरिक्त जानकारी है। यदि आप में से अभी भी कोई साथी मन बना रहा है तो लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वो अपने आप को इसमें एनरोल कर सकता है। मात्र 1999 में पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ बेहतरीन क्लासेस आपको मिलने वाली है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही पेमेंट में कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साहब अगली खबर की तरफ। साहब ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। क्यों खबर इंटरेस्टिंग हो गई है, जरा सुनिए। रूस ने हाल ही में एक अमेरिकी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात को क्या हमें तवज्जो या वैल्यू देनी चाहिए? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो साथियों, असल में आप सबको याद होगा अंकित इंस्पायर इंडिया पर 1 महीने पहले हमने आप लोगों को 13 फरवरी को एक सेशन किया था। सेशन क्या था? अमेरिकी तुरंत छोड़े रूस, ऐसा बाइडेन ने कहा था और तुरंत उसके बाद एलन मस्क ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी।
ऐसा अमेरिका के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा अपने सिटीजन्स को कहा गया था, डिपार्ट रशिया इमीडिएटली। अगर आपको ध्यान हो तो याद अच्छा है, नहीं हो तो भले ही आप जाकर सुन लेना। ये मैं आपको पूरी अपनी एविडेंस क्यों देता हूं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा लगता है कि सर ये अचानक घटना घटित हो गई क्या। नहीं, हर घटना के पीछे कोई फाउंडेशन होती है। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, जंगल में धुआं तभी उठती है जब कहीं आग लगी होती है। तो ये आग लगी जैसी घटना है, तभी तो आज ये सुर्खी बन रही है कि पत्रकार गिरफ्तार हुआ है। तो आओ इसके बारे में बताते हैं। देखो भाई, ये वो खबर है जो 12 फरवरी को निकली थी, जिसके ऊपर हमने 13 फरवरी को सेशन किया था। 12 फरवरी को था ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी अमेरिका के द्वारा, डू नॉट ट्रैवल रशिया। इस तरह से यूएस की एम्बेसी ने रशिया के अंदर यह है अपने द्वारा वो अपडेट दिया था, ठीक है। इसके बाद 20 जनवरी से, मतलब इससे पुराना भी अगर आप देखें तो यूएस लुकिंग इनटू अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट रशिया हैज ओपन्ड एस्पियोनाज केस अगेंस्ट यूएस सिटीजन। अमेरिका को यह बेहतरीन तरीके से पहले से पता था 20 जनवरी को कि अमेरिकी नागरिकों के ऊपर जासूसी के केस लग सकते हैं, इसलिए अमेरिकी रूस को छोड़कर चले जाएं। आपको याद होगा एक इंसिडेंट जो हमने फिर आपको अंकित इंस्पायर इंडिया पर गत वर्ष 9 दिसंबर को कराया था, जिसमें बताया था कि अमेरिका की एक खिलाड़ी को रूस ने गिरफ्तार कर रखा था, जिसको छुड़वाने के बदले बाइडेन को झुकना पड़ा और उन्होंने उसमें से एक हथियारों के सौदागर को बदले में ट्रांसफर करके रूस से अपने खिलाड़ी को छुड़वाया था। उम्मीद है आपको याद होगा, हमने इस पर भी सेशन किया था। हमने बताया था ओलंपिक के अंदर एक खिलाड़ी थी जिनको छुड़ाने के लिए, जिनका नाम था ब्रिटनी ग्रिनर, और ब्रिटनी ग्रिनर को छुड़वाने के लिए बाइडेन ने एक हथियारों के सौदागर को इनको एक्सचेंज किया था। अगर आपको याद हो तो ये देख लो, विक्टर बॉट नामक एक सौदागर था जो अमेरिकी जेल में था, और ब्रिटनी ग्रिनर रशिया की जेल में थी, जिसको रशिया से मुक्त कराने के लिए इन्होंने उस मतलब अपराधी को अमेरिका वालों ने छोड़कर रूस को दिया था। यह बिल्कुल फिल्मी सीन हमने लास्ट ईयर ही आपको डिस्कस किया, लास्ट ईयर एंड में। यहां तक की बात कंफर्म है। जब इतना सब कुछ पता था तो फिर आज की यह न्यूज क्या है कि रशिया अरेस्ट यूएस जर्नलिस्ट इवान ग्रेशकोविच ऑन स्पाइंग चार्जेस। यार ये तो वो वाली बात हो गई, कुल्हाड़ी से कपड़े धो और फिर कहो कि राम करे सो होए। जब अमेरिकी सरकार ने इतनी बार अपने सिटीजन्स को ये मतलब एक तरह से इन्फॉर्म कर दिया, कह दिया कि अरे भैया उधर मत जाना, वहां आपको जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है। अब आप मान ही नहीं रहे हो, मान नहीं रहे हो तो लो आपके सामने खबर बन गए, आप सुर्खी आ गए। क्या है? रशिया अरेस्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल। अमेरिका के प्रमुख अखबारों में जैसे वाशिंगटन पोस्ट है, ऐसे ही वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार है। वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार के रिपोर्टर को जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। यह खबर हो गई। लो अब यह खबर कितनी बड़ी है इसको ऐसे समझ लो कि 1991 के बाद से लेकर अब तक ऐसा पहली बार हो रहा है। 1991 में जब शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच, उस समय कभी ऐसा हुआ था कि पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाता था। अब वो पत्रकारों की गिरफ्तारी का मामला ही खत्म हो गया। आप इधर देख लो, वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टर अरेस्टेड इन रशिया ऑन स्पाइंग चार्जेस। आप खबर देख सकते हैं, फर्स्ट यूएस जर्नलिस्ट वाज जस्ट अरेस्टेड इन रशिया सिंस कोल्ड वॉर। खबर आपके सामने है। मतलब ये पहली बार हो रहा है कि कोल्ड वॉर के बाद किसी पत्रकार को गिरफ्तार किया जा रहा हो। नाम है इनका इवान गेर्शकोविच। तो एक तरह से ये बात तो यूं है कि साहब इन्होंने किसी पत्रकार को गिरफ्तार रशिया वालों ने किया है, जासूसी के जुर्म में किया है। लेकिन ये पत्रकार महोदय को भी जानना था कि जब आपकी सरकार आपको लगातार मना कर रही थी रशिया रिपोर्टिंग करने मत जाओ, आपके ऊपर जासूसी का आरोप लग सकता है, तो क्यों गए। खैर अब चले गए तो फिर अब रशिया का पक्ष भी जान लेते हैं। असल में केवल रशिया ही इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है जनाब। असल मायने में अमेरिका ने भी कुछ दिनों पहले एक रूसी पत्रकार को गिरफ्तार किया है। अमेरिका में रूसी पत्रकार को गिरफ्तार किया तो रूस तो जाना ही जाता है टिट फॉर टैट के लिए, जैसे को तैसा तुरंत करता है कि भाई ले अपना रखते नहीं है किसी की, आपने हमारे पत्रकार को गिरफ्तार किया। इसकी गिरफ्तारी से कुछ दिनों पहले एक रूसी पत्रकार गिरफ्तार हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति की गिरफ्तारी होना तो लाजमी था, क्योंकि रशिया को पता है कब किसको कहां से उठाना है। किसने गिरफ्तार किया? तो इनकी सिक्योरिटी सेवा है जिसका नाम है एफएसबी। तो आप यहां पर देख सकते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल का कमेंट कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, एफएसबी जो कि फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के नाम से जानी जाती है, यह रूसी खुफिया जांच एजेंसी है जिसका मुख्यालय मॉस्को में है, और यह देश की आंतरिक शांति और सुरक्षा के लिए
कार्य करती है, और जो लोग इसके विरुद्ध काम कर रहे होते हैं रूस के, उनको यह गिरफ्तार करने का कार्य करती है, फिर चाहे वो खुफिया जांच हो, आतंकी गतिविधियां हो या निगरानी करने से संबंधित चीज हो। अब संभावना क्या है, इस व्यक्ति को 20 साल तक की जेल संभव है गिरफ्तारी के बाद। टास्क की खबर देख सकते हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल जर्नलिस्ट जो है टू बी केप्ट ऑन इन डिटेंशन सेंटर। अब इसको डिटेंशन सेंटर में और डाल दिया है, डिटेन कर लिया गया, यानी पूछताछ और की जाएगी कि बेटा बता तूने क्या क्या किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छपा है कि व्हाइट हाउस कंडेम रशियाज डिटेंशन ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टर। खुद अखबार अपने जर्नलिस्ट के गिरफ्तार होने पर लिख रहा है कि जो मतलब हमारी जो व्हाइट हाउस है यानी राष्ट्रपति भवन जो अमेरिका का है, वो इसकी निंदा कर रहा है। निंदा भी सुन लो क्या कर रहा है, जरा इधर देखो। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरीन जैन पियरे लिख रही हैं। अब इनकी जो बात है वो आप सुन नहीं पा रहे होंगे। इट इज अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल क्या है, तुमको पता नहीं कि दूसरे देश में जाना नहीं है, पता था पहले। ऐसे 1986 के अंदर ये पत्रकार थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है, तो 24 फरवरी की आप देख लो, रशियन स्पाई को जो है वो अमेरिका ने गिरफ्तार किया था। इस कारण से इन्होंने बदले की कार्रवाई कर दी। ये अपने इंडिया की तरफ से एक मतलब इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं जिनको अमेरिका ने अपने यहाँ पर व्हाइट हाउस का स्पोक पर्सन बना रखा है। उन्होंने भी इस बारे में अपना कमेंट रखा व्हाइट हाउस की तरफ से कि व्हाइट हाउस क्या चाहता है, यानी कि वेदांत पटेल नाम है इनका। इन्होंने कहा कि हम किस प्रकार से, ठीक है, तो इन्होंने अपने द्वारा कहा कि भाई हमारे पत्रकार को गिरफ्तार होने पर हमारी पूरी तरह नजर बनी हुई है। इनकी बातें आपको समझ में यहां से तो नहीं आ रही होंगी, केवल आवाज ही आ रही होगी, तो मैं पढ़ा देता हूं आपको। इधर देखिए, प्रेस स्टेटमेंट ये रहा जो इन्होंने पढ़ के सुनाया। वी आर डीपली कंसर्न्ड ओवर रशियाज वाइडली रिपोर्टेड डिटेंशन ऑफ यूएस सिटीजन जर्नलिस्ट। We are contact with the Wall Street Journal on this situation. Whenever a US citizen is detained abroad, we immediately seek consular access. जब भी हमारे किसी नागरिक को विदेश में गिरफ्तार किया जाता है, हम तुरंत अपना काउंसलर एक्सेस वहां मांगते हैं एंड सीक टू प्रोवाइड ऑल एप्रोप्रिएट सपोर्ट, और हम हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म वी कंडेम द क्रेमलिन्स, क्रेमलिन्स बोले तो रशिया का राष्ट्रपति भवन, कंटिन्यू अटेम्प्ट टू इमीडिएट रिप्रेस एंड पनिश जर्नलिस्ट एंड सिविल सोसाइटी वॉइसेस। द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ यूएस सिटीजन अब्रॉड। ठीक है, तो आप यहां पर फिर देख सकते हैं क्या होता है ये काउंसलर नोटिफिकेशन एंड एक्सेस। तो फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर एंटाइटल्ड टू कम्युनिकेट विद देयर नेशनल इन यूएस जेल एंड प्रिजन टू चेक देयर वेलफेयर एंड प्रोवाइड काउंसलर असिस्टेंस। क्या होता है, मान लो कि कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया तो काउंसलर एक्सेस होता क्या है, आपको पता ही नहीं है कि इसने क्या गुनाह किया है, तो उसकी मदद करने के लिए दूसरे देश को इजाजत दी जाती है कि वो उससे बात कर सके, पूछ सके कि हाँ भाई तेरी क्या मदद करें, क्या हुआ है, कैसे तेरे को छुड़ाएं, तू सही तो है ना, तेरे साथ कुछ जाति तो नहीं कर रहे हो तो हम इसकी अलग तरीके से बातचीत करें वगैरह वगैरह। ठीक है, दैट इज काउंसलर एक्सेस। तो ये लोग अब काउंसलर एक्सेस मांग रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है, चाहे इनके गृह मंत्री कंडेम कर रहे हो चाहे कुछ भी हो, कुल मिलाकर बात यह है कि यह भी अदले के बदले में ही जाएगा। जैसे ऑलरेडी इतने सारे लोग यहां पर जेल में अभी तक बंद हैं, रशिया की जेल में, और रशिया इन्हें अदले के बदले में ही इधर से उधर करता है। ठीक है, आपके सामने इससे रिलेटेड एक खबर पूछी गई है जो कि यूजीसी नेट के अंदर पूछी गई थी, आप इसे एक बार देख सकते हैं। इसी प्रकार के मतलब उनसे सवाल संबंधित पूछा गया है। ठीक है साहब, देख लीजिए एक बार। डन, चलिए, उम्मीद है आप लोगों को यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर जानकारियां आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो आपसे छोटी सी गुजारिश कर सकते हैं। जानकारी के समझ आने पर आपसे गुजारिश यह है कि अपने इस सेशन को अपने सभी साथियों के साथ जरूर साझा करें ताकि वो भी इस सेशन को अच्छे से एंजॉय कर पाएं, चीजें जान पाएं और नॉलेज एनहांसमेंट हो। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब अगले खबर की तरफ। हाँ भाई दोरजी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओहो $20 आया है भाई साहब, थैंक यू फॉर बीइंग यू। दोरजी आपने शायद 2 बार पैसे दे दिए भाई, 20 और 20 $40, बाप रे बाप। दोरजी थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सुपर थैंक्स में पैसा भेजते हैं भैया, हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं पैसा भेजने की, आपका प्यार है, आप कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपके ऊपर है। आप मुझे केवल दुआएं दे करके भी समृद्ध रख सकते हैं। ईश्वर का दिया आपके प्यार से मेरे पास इतना पर्याप्त है कि मेरा घर अच्छे से चल रहा है और मैं सक्षम हूं कि मैं अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सकूं। आप लोग ये सुपर थैंक्स भेजते हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी बच्चे के अंदर ये हीन भावना बैठने लग जाए कि नहीं सर को तो पैसे भेजने पड़ते हैं तब जाकर के सर हमारी बात सुनते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेशन के बीच में आपसे मैं हर बार एक सवाल कंप्लीट करने के बाद रुकता हूं, आपके कमेंट्स देखता हूं और फिर रिप्लाई करता हूं, है ना। कुछ लोग जो हैं जो समृद्ध हैं, जैसे हमारे पास बहुत से मैसेजेस ऐसे आते हैं कि वो फंड देना चाहते हैं, वो हमारे साथ में जुड़ करके हमारे वेल बीइंग के लिए काम करना चाहते हैं, हमारे इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं, जो अंकित इंस्पायर्स इंडिया के नाम पर हमने कर रखा है, लोगों की भलाई के लिए, भारतवासियों के अंदर मोटिवेशन के लिए कि वो कितना अच्छे से भारत को जानकर खुश हो। मेरे पास बहुत सारे हमारे फॉरेनर्स जो हमारे एनआरआईज जो भारत के बाहर रह रहे हैं, उनके मैसेजेस बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं कि हम आपके साथ फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं। मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि आप केवल आशीर्वाद भी बना के रखें तो मेरे पास पर्याप्त है, मैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा हूं, है ना। आपका ये जो प्यार है इसको मैं पैसे में नहीं तोलता हूं। आपसे गुजारिश है कि इस तरह से आप अपने मैसेज में ना समझें कि आपने मुझे पैसे भेज करके कि हाँ अब शायद ये हमारे बात को सुन पाएगा, ऐसा 1% भी नहीं है। हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, हम लाइव क्लासेस में कमेंट्स पर रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं कि हम अगर कमेंट्स पर रिप्लाई करने लगेंगे तो जिस उद्देश्य से आप क्लास में आए हैं वो फिर व्यर्थ हो जाएगा, इस वजह से, ठीक है। बाकी इस दुनिया में पैसे के साथ जो नियम जुड़ा है वो ये है कि ये कितना भी आ जाए हमेशा कम ही लगता है। तो जब भी आप लोग कभी सुपर थैंक्स के नाम पर पैसा भेजते भी हैं तो मैं मना इसीलिए नहीं करता कि ठीक है आपको लगता है कि हाँ आप अपनी तरफ से कोई दक्षिणा हमें दे रहे हैं तो मना क्यों, क्योंकि हम तो उस तरफ खड़े हैं ना जो दक्षिणा लेने वाला ही क्रम है। मतलब जो गुरु का या फिर जो टीचर का जो ये फेज होता है ना, जो इस कैमरे के इस पार खड़ा होता है, ये केवल आपकी दक्षिणा पर ही तो चल रहा है। तो इसलिए हम कभी इसके ऊपर मना नहीं करते, लेकिन इसका उद्देश्य ये 1% भी नहीं है कि आप सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें पैसे भेजें तभी जाकर के ही हम आपको कंसीडर करेंगे। 1% भी उद्देश्य नहीं है। और विशेष रूप से आह्वान उन विद्यार्थियों से भी है जिनके पास में अभी वो फेज चल रहा है कि वो साहब दक्षिणा के नाम पर जो इतना अच्छा जो ज्ञान उन्हें करंट अफेयर का मिल रहा है उसके नाम पर उनके पास फिलहाल देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, एक ही चीज है और वो आपसे हम चाहते हैं, दैट इज दुआओं में हमें याद रख लेना, हमारी अच्छी हेल्थ की, हमारे अच्छे परवरिश की, हमारे अच्छे व्यवहार की कामना कर लेना कि ईश्वर इन्हें बुरी चीजों से बचाए। इतनी भी आपकी दुआ जो है ना वो मेरे लिए बहुत काम की है ना। आपकी दुआओं में जो ताकत है वो पैसे में नहीं है। पैसा कभी भी मिट्टी हो सकता है, किसी भी काम में खर्च हो सकता है, दुआएं जो हैं वो सही जगह जाके लगती हैं, ठीक है। तो मेरा उन मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों से पूरी तरह से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अगर कोई भी पैसा हमें नहीं दे पा रहे हैं, परेशान 1% भी ना हो, आप बस अच्छी दुआओं में, अच्छी वेलबींग में, जब आप कभी कहीं रोड पर मुझसे मिलते हैं, साइड में चलते हुए आप आकर प्यार से, स्नेह से आकर मिलते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, गले लगते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे वो हजारों रुपए से ऊपर का है। आप प्यार में आकर के ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये हाँ ये हमारे सर हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारा छोटा भाई है। वो जो आप पहचान देते हो, वो जो आप प्यार देते हो ना, वो मतलब उसकी कोई वैल्यू लगा नहीं सकता है ना। उसको आप ऐसे समझें, देखिए इस जीवन में ना बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा बहुत खुश करने वाला काम होता है वो ये होता है कि मेरा काम इतना अच्छा है कि कोई भी रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति जो मुझे एक बार भी पहचान गया वो मिलने आता है, उसके मन में ये श्रद्धा, ये भाव होता है कि नहीं यार ये हमारे सर हैं जो हमें अच्छी सलाह देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी दुनिया की जानकारी देते हैं। क्योंकि अपनी क्लासेस में अपन व्यवहारिक बातें भी बहुत सारी आपके साथ साझा करते हैं। वो जो आपका अपनत्व है ना, दिल से मिलने का, जो आप मुझे देख करके नजरें नहीं बचाते बल्कि दूर से देखकर चले आते हो, खिंचे आते हो, बस वो बहुत बड़ी कमाई है। जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आके मांग लूंगा ना यार आपसे, मैं खुद आके मांग लूंगा और मुझे अच्छे से मालूम है आप मेरी झोली वैसे ही भर दोगे। आप खुद ही कह दोगे कि ये पकड़ो सर, करो काम, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। तो 1% भी बहुत अच्छे से अपना परिवार चल रहा है और भगवान का दिया इतना है अपने पास, पर्याप्त है, ठीक है ना। उससे कोई आस्था केवल इतनी है आपसे कि आप बस मुझे अपने प्यार में याद रखें, ठीक है।
पैसे देने वाले जो लोग हैं उनसे भी परहेज नहीं है, जो नहीं दे रहे हैं उनसे भी कोई परहेज नहीं है। विशेष रूप से उनसे ज्यादा आह्वान है कि वो अपने अंदर किसी भी प्रकार के नकारात्मकता ना ले आए। ठीक है, हमें रोजाना मतलब हजारों रुपया हमको मिल रहा है, लोग भेजते हैं, प्यार के रूप में भेजते हैं, फिर हम उनका वेल बीइंग में आगे उपयोग भी करते हैं। बहुत सारे जो फंड्स हमारे पास आते हैं, हम बिना बताए बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन में उसको कंपनसेट करते हैं। कुछ लोगों के हेल्प करने के लिए, जहां पर चाहे वृद्धाश्रम हो, चाहे फिर किसी जगह अनाथालय हो, उस पैसे को हम डाइवर्ट करके उधर निकाल देते हैं कि नहीं साहब, अब जब स्नेह आया है हमारे पास, हमारी जरूरत का हो गया है, तो अब इसे हम आगे की तरफ मोड़ देते हैं, है ना। तो आप प्लीज इस बात को कभी भी, इसलिए मुझे रोककर इतना बड़ा भाषण देना पड़ा। ठीक है, आपको लगता है कि आपको भेजना है, भेजिए, खुला स्वागत है आपका, मना ही नहीं कर सकता, टीचर हूं ना मैं। लेकिन आप नहीं भी भेजेंगे, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे बहुत पर्याप्त है, ये मुझे प्यार दीजिए, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी पूंजी है। ठीक है, चलिए आइए, आओ अब हम ना इस चीज को ध्यान से समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है ये, आप इसको जरूर ध्यान से और इंपॉर्टेंस के आधार पर समझें। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ना, उसने हाल ही में केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आपके दिमाग में आएगा यार, सुप्रीम कोर्ट सुनिए, हाई कोर्ट सुनिए, ये क्या आ गई। समझो कि ये पर्यावरण की हाई कोर्ट है। इसने क्या किया है, केरल सरकार पर जुर्माना लगाया है। क्या कि आप लोगों ने 2 रामसर साइट खराब करवा दी है ना। कौन सी खराब करवा दी, आइए मैं आपको बताता हूं। इधर देखिए साथियों, एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अक्सर आपसे कहा है कि पर्यावरण से संबंधित जो खबरें हैं वो बहुत अच्छे से कवर करता है ये न्यूज चैनल, जिसका नाम है डाउन टू अर्थ। इसमें खबर छपी है वेम्बनाड और अस्टाईमुडी लेक को लेकर, जिसमें लिखा है एनजीटी स्लैब 10 करोड़ ऑन केरला फॉर इट्स फेलियर टू प्रोटेक्ट रामसर साइट। तो देखो इसमें कितनी सारी चीजें जानने की हो गई। पहली चीज जानने की हो गई कि ये वेम्बनाड लेक क्या है, दूसरी हो गई ये अस्टाईमुडी क्या है, तीसरी हो गई ये एनजीटी क्या है, और चौथी हो गई ये रामसर साइट क्या है। ठीक है, और सबसे ऊपर कि ये फेल क्यों मार गए, मतलब इनका फेलियर क्या है, तो अपने आप खबर पूरी हो जाएगी। तो वेम्बनाड और अस्टाईमुडी क्या है, ये खबर द हिंदू में भी प्रकाशित हुई है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए आपको आगे बताते हैं। देखिए ये केरल का मैप है। जब आप भारत के मैप को ध्यान से देखेंगे और दक्षिण की तरफ आप निकलेंगे तो आपको दक्षिण में ये मैप दिखाई पड़ता है। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर आपको जो पश्चिमी तट पर जो राज्य दिखता है दैट इज केरल। केरल राज्य में 2 लेक हैं, उनमें से एक लेक का नाम है वेम्बनाड लेक और दूसरी लेक का नाम है अस्टाईमुडी लेक। ये रही अस्टाईमुडी लेक जो आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब अस्टाईमुडी लेक और वेम्बनाड लेक, इनके बारे में भी थोड़ा सा ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लीजिए। क्या है साथियों, अगर आप यहां पर लिखा देख रहे हैं अरब सागर, तो अच्छा मैं थोड़ा सा आपको एक अलग रेफरेंस मैप में दिखा देता हूं। इधर देखिए, ये आपको भारत का मैप दिखाई पड़ रहा होगा। भारत के मैप में इधर अरब सागर है और इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी है। साथियों अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये मैप पर्याप्त रूप से यह समझाने में कामयाब है कि यहां जमीन है, यहां समुद्र है, यहां पानी है। आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर अरब सागर से इस लेक की दूरी जो है वो दिखाई पड़ती है कि हाँ भाई थोड़ा दूर है, लेकिन सर कई फोटो ऐसी दिखाई दे रही हैं, जैसे देखो सर ये कोची रहा, कोची के तट पर हम देख रहे हैं यहां पानी जो है वो हल्का सा टच हो रहा है। कहां पे टच हो रहा है, अरब सागर का पानी जो है वो इस लेक से टच हो रहा है। ऐसे ही सर हम यहां देखते हैं ये पानी हल्का सा टच हो रहा है। क्या वाकई में कुछ ऐसा है क्या सर? जी हां है मेरे प्यारे साथियों। जब भी समुद्र का पानी किसी लैंड के अंदर आके भर जाता है उसे बैक वाटर लेक कहा जाता है। ये टाइप याद रखिएगा भाई साहब, क्या बोल रहा हूं, बैक वाटर लेक अथवा कोयाल कहा जाता है। ठीक है, केरल में बैक वाटर ब्रैकिश वाटर लेक पाई जाती हैं। यह केरल का एक विशिष्ट फीचर है, अर्थात समुद्र का जो पानी है वो केरल के अंदर के इलाकों में लेक बनकर भरा हुआ है और उसमें समुद्रों जैसी गतिविधि भी नहीं चल रही है। समुद्र में ज्वार आ रहे हैं, भाटे आ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पानी फिक्स है और लंबे सालों से जमा हुआ पानी है। इस पानी में ये जो मैं लेक आपको दिखा रहा हूं जिसका नाम वेम्बनाड लेक है, उस वेम्बनाड लेक की लंबाई अगर आप जानेंगे तो आप आश्चर्य कर जाएंगे। इस वेम्बनाड लेक की लंबाई 96 किलोमीटर है। लेक की लंबाई 96 किलोमीटर है। यह एक रामसर साइट है। रामसर साइट का मतलब यह वो स्थान है जो कि दुनिया के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि इस क्षेत्र के अंदर जमीन और पानी की वजह से जो वेटलैंड बना है उसे संरक्षित नहीं रखा गया
तो पर्यावरण का बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए यह एक रामसर साइट भी है। ऐसे ही एक दूसरी लेक है जिसका नाम है अष्टामुड़ी लेक। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है। जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है केरल का मैप, इस केरल के मैप पर ये तो है वेम्बनाड लेक, और इसके नीचे ये वाली जो जगह आपको दिख रही है दैट इज अष्टामुड़ी लेक। ये जो अष्टामुड़ी लेक है ना, इसका नाम अष्टामुड़ी पड़ा ही इसलिए है क्योंकि इसमें 8 हाथ जैसी संरचना है। ऐसा लगता है जिसमें इसमें 8 हाथ निकल रहे हो, 1 2 3 4 5 ऐसा कटी फटी। इसकी लंबाई भी 15 किलोमीटर है। ये भी केरल के अंदर बैक वाटर लेक है। तो पहली बात, ये बैक वाटर लेक है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, ये लेक रामसर साइट्स हैं दोनों की दोनों। तीसरी बात, वेम्बनाड लेक ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, अष्टामुड़ी लेक नीचे की तरफ है। तीसरी बात। चौथी बात आप जान लीजिए, ये जो वेम्बनाड लेक है ना साथियों, इसके अंदर नेहरू ट्रॉफी होती है। ये नेहरू ट्रॉफी क्या है? नेहरू ट्रॉफी, इसमें असल में नौका भगाने की प्रतियोगिता होती है, नाव दौड़ाने की प्रतियोगिता होती है, इसलिए यह बड़ी चर्चित है। नाव की स्पीड कराने की प्रतियोगिता, जिसमें वो पल्ले लेकर के यों और यों यों और यों चला रहे होते हैं, वो होती है ये, है ना। एक साथ एक नाव के ऊपर 10 लोग बैठ जाते हैं, 15 लोग बैठ जाते हैं, दौड़ाते हैं ना, वो उस प्रक्रिया को वल्लम कल्ली कहते हैं। उसको नेहरू ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इतने सारे फीचर्स आपने जान लिए। अब जब आप जान चुके हैं तो अब आपके दिमाग में ये भी आ चुका होगा कि यार जब इतनी बड़ी चीज है तो लोग जो केरल घूमने जाते हैं, देखो आपसे पूछा जाता है कि जो कोच्चि का पोर्ट है वो कहां स्थित है, तो वो वेम्बनाड लेक के मुहाने पर स्थित है। लोग जो घूमने जाते हैं वो या तो अष्टामुड़ी लेक घूमने जाते हैं या वेम्बनाड लेक घूमने जाते हैं। इवन इनमें से कई लेक के अंदर जो है या लेक के कहीं भी स्थान पर आपने अगर कभी केरल की यात्रा की हो तो आपने सुना होगा कि वहां पर बोट की व्यवस्था होती है ना, मतलब वाटर बोट की व्यवस्था होती है, हाउस बोट की व्यवस्था होती है, जिसमें कि नदी में ही घर बने होते हैं। तो वो टूरिज्म के लिहाज से इन्हीं जगह पर किया जाने वाला कार्य है। ठीक है, जब टूरिज्म के नाम पर लोग इन लेकों में अपना घर बनाकर रहेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं कश्मीर गया तो कश्मीर में श्रीनगर के अंदर जो झील है, डल लेक है, उसके अंदर हाउस बोट बनाए हुए हैं। हाउस बोट के अंदर क्या होता है, झील में ही बोट पर घर बना रखे हैं। आपको एक और बोट से वहां लेकर जाएंगे, आप हाउस बोट पर चढ़ेंगे, इवन आपके रुकने की व्यवस्था, कमरा भी वहीं पर है, आपके रहने का, आपके किचन का, आपके नित्य क्रिया, शौच करने की सारी व्यवस्थाएं उस बोट पर ही हैं। आप रहिए। वो बोट अपनी जगह फिक्स होकर खड़ी है। फिक्स होकर खड़ी है का मतलब क्या है, वो बोट नहीं चलती है, दूसरी बोट से आपको लाएंगे, उसको तो घर बना रखा है, तैरता हुआ घर है। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि अंदर सो रहे हैं बोट में और सामने है पानी पानी भरा हुआ है। लेकिन साथियों, मैंने एक व्लॉग डाला था अपना, जिसमें मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पे डाला था किस तरह से उन हाउस बोट्स के कारण इतना पॉल्यूशन होता है। आप सोचिए कि आप अंदर रह रहे हैं, आपने फूड आइटम्स भी या फिर आपने अपना एक्सक्रीटा जो भी गंदगी निकाली वो सब वहीं है, सब वहीं है, और वो पानी में है। तो पानी तो सड़ता है ना, फोटो कैसी बन जाती है मैं आपको दिखाता हूं। ये हालात है। आप सोचिए लेक के आसपास के क्षेत्रों में इतनी गंदगी दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपने टूरिज्म के नाम पर लेक के अंदर लोगों को रहने की जो व्यवस्थाएं दी, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग करने से वहां पर पूरी तरह गंदगी फैल गई। अब वो जो गंदगी फैल गई वो आपको तस्वीरों में दिख रही है। कहां पर है ये दोनों जगह मैंने दिखा दी। ये वेम्बनाड नहीं, ये अष्टामुड़ी रही। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो स्वाभाविक है कि जब ऐसी स्थिति होगी तो जो लेक का स्वास्थ्य है वो तो खराब होगा ना, वेटलैंड तो खराब होगा ना, पर्यावरण को तो नुकसान होगा ना। और जब पर्यावरण को नुकसान होगा तो इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? जिन्होंने पर्यावरण से फायदा कमाया है। फायदा किसने कमाया है? फायदा कमाया है केरल सरकार ने। क्यों? क्योंकि टूरिज्म जब केरल में है तो पैसा भी तो केरल सरकार कमा रही है। ऐसी स्थिति में इस पर्यावरण की हिफाजत करने के लिए एनजीटी बनाई गई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। वो अपने फैसले में कहता है कि केरल सरकार जो कि इससे लाभ कमाई है वो 10 करोड़ रुपए का पेमेंट भरेगी। आप पूछेंगे ये प्रक्रिया क्या होती है साहब? जिसने पैसा खर्च किया, मतलब जिसने फायदा उठाया, वो कैसे उठाएगा? तो मेरे यहां पर आपको एक पॉइंट जानना होगा, और वो पॉइंट है पॉल्यूटर पेज द प्रिंसिपल। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आप भी कभी कोई अच्छा आंसर लिखें तो उस आंसर के अंदर ये पीपीपी मॉडल जरूर डालिएगा। अक्सर पीपीपी मॉडल में हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डालते हैं, लेकिन आप अपने पीपीपी मॉडल में ये डालिएगा क्या? पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। मतलब
जिसने गंदगी फैलाई है वही पेमेंट करेगा। चूंकि राज्य सरकार ने अलाउ किया है इसलिए यही करेगा। यह प्रिंसिपल आया कहां से? 1972 के अंदर ओईसीडी जो कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कंट्रीज हैं, उन्हों की गाइडलाइंस पर यह प्रिंसिपल पारित हुआ था एनवायरमेंट के रिलेशन में कि जो भी संस्थाओं को नुकसान पहुंचाएगा उसी से पैसा लो। इसी को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने अपने फैसले के अंदर इनके ऊपर पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कई बार क्वेश्चन देकर पूछा जा सकता है कि अक्सर चर्चा में रहने वाला पीपीपी क्या होता है, तो यहां पर आपको लिख क्या मिल गया? पीपीपी बोले तो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है, उसके तहत यहां पर एनजीटी ने फैसला सुनाया है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? अब सवाल बनता है ये कौन सी साइट है? हमने कहा भाई ये रामसर साइट है। रामसर साइट डिसाइड कौन करता है? तो यूनेस्को के मतलब ईरान में आयोजित वेटलैंड पर यूनेस्को के 1971 के सम्मेलन के अनुसार रामसर स्थलों को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था। एनजीटी ने 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई, इसलिए यह खबर बनकर आई है। ठीक है, तो आपने खबर के अंदर क्यों खबर आई आपने वो जान लिया। अच्छा, अब क्या है? तो ये तो मैंने आपको सारी बात, बाकी एनजीटी क्या होता है कई बार हम पहले भी जान चुके हैं। कानून के मुताबिक बनी हुई संस्था है। कौन सा कानून था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। एनजीटी एक्ट के तहत यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत 2010 में बनी हुई यह संस्था है। एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूं, जब भी कोई संस्था एक्ट के माध्यम से बनती है तो उस संस्था को हम स्टेटूटरी बॉडी कहते हैं, और जब कोई संस्था संविधान के अनुसार बनती है तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। ये स्टेटूटरी बॉडी है क्योंकि एक कानून के तहत बनी है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही हो। एनजीटी एक्ट 2010 के तहत बनी हुई यह संस्था है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। 2010 में बनी। इसका चेयरपर्सन जो है वो काफी जुडिशियल एक्सपीरियंस का व्यक्ति होता है, और वर्तमान में यहां पर आदर्श कुमार गोयल जो है वो करंट में इसके चेयरमैन बने हुए हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और पर्यावरण रक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह फैसले सुनाता है। ठीक है, सरकार के द्वारा क्या कोई प्रयास किए जा रहे हैं क्या? बिल्कुल लगातार स्तर पर प्रयास जारी हैं। ये पेमेंट कहां होगा वो मैंने आपको यहां पर बता दिया, निष्कर्ष भी हो गया। ये वेम्बनाड लेक और अष्टाईमुड़ी लेक के बारे में जानकारी हमने आपको दे दी है। 2002 के अंदर इन्हें रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। भारत में अभी कुल मिलाकर 75 रामसर साइट है। चिल्का और ओडिशा, चिल्का लेक ओडिशा में और केवला लेक जो है वो राजस्थान के अंदर जो स्थित है वो भारत की पहली रामसर साइट्स में शामिल थी। ठीक है, डन हो गया? समझ में आ गया? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कृपया करके बताएं। डन। इससे जुड़ा हुआ सवाल भी देख लीजिए। यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2018 में एनजीटी से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी एनजीटी जब सुर्खी में रहता है तो उसको जो है वो आप एक बार के लिए आसपास की जानकारी के साथ तैयार भी कर लें। ठीक है, डन। एक बालक बहुत देर से पूछ रहा है सर मैगजीन कब आएगी मार्च की? यार देखो, असल में हमने पहले तो प्लान किया नहीं था कि मैगजीन आएगी, लेकिन क्लास में मैंने अनाउंस कर दिया। अब अनाउंस कर दिया तो ऐसी स्थिति में अब टीम पर प्रेशर क्रिएट करके अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हम आपको ऑनलाइन मैगजीन के फॉर्मेट में जो कंटेंट हमने पढ़ाया है वो उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, क्लियर? समीर भाई थैंक यू। सर ज्योग्राफी की फाइल जो है वो कंपाइल करके बुक निकाल दीजिए। आइडियाज आप लोग अच्छे अच्छे देते हैं मुझे, लेकिन ये आइडियाज इंप्लीमेंट होने में ना समय लगता है। कोशिश जारी है, कुछ अच्छा करेंगे, चिंता ना करें, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए अब चलते हैं। एनसीएलएटी ने गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना बरकरार रखा है। बढ़िया खबर है साहब। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलएटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, नॉट ट्रिब्यूनल, ये गलत लगा रखा है, ये ए आएगा, एलएटी, दोनों अलग हैं। ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अलग है और एलएटी दैट इज अपीलेट ट्रिब्यूनल अलग है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हाल ही में गूगल पर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लगाया गया 3337 करोड़ रुपए का जुर्माना था वो कंटिन्यू रखा है। अर्थात गूगल को 1337 करोड़ रुपए भारत को पे करने होंगे, सरकार को पे करने होंगे। जुर्माना लग गया, कंफर्म हो गया। आप पूछेंगे ऐसा कैसे हुआ? 2018 के अंदर क्या हुआ था कि गूगल के ऊपर शिकायत हुई थी। क्या शिकायत हुई थी? कि गूगल है ना, जो लोग गूगल का अपने अंदर मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं या नया मोबाइल खरीदते हैं तो गूगल अपने
मोबाइल में या फिर किसी के भी फोन में जो एंड्रॉयड यूजर है उसमें 11 एप्लीकेशन प्री बिल्ट करके देता है, प्री इंस्टॉल करके देता है, उन्हें डिलीट भी नहीं कर सकते आप। और तो और कोई दूसरा व्यक्ति अगर कोई एप्लीकेशन लेकर आता है तो गूगल वार्निंग जारी कर देता है, इंस्टॉल ही नहीं होने देता। प्ले स्टोर के अलावा कहीं और से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं कर सकते। ऐसा करके गूगल जितने भी फोन निर्माताएं हैं उन फोन निर्माताओं पर मोनोपोली करता है। ऐसी स्थितियां जो है वो कंपटीशन के लिए अच्छी नहीं है, जिसके चलते कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर उस समय 1337 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था। गूगल नाराज होकर के सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीधा मेरे पास मत आओ, एनसीएलटी जाओ। एनसीएलटी को आदेशित किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इनका फैसला करें। एनसीएलटी ने फैसले की सुनवाई शुरू की और फाइनली एनसीएलटी ने भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत में एक अच्छी प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने का प्रयास करता है, उसके आदेश को कंटिन्यू रखते हुए गूगल के ऊपर फाइन कंटिन्यू रखा है। तो क्या गूगल को कोई राहत नहीं मिली? मिली है, गूगल को राहत भी मिली है और वो बहुत बड़ी राहत मिली है। इवन ऐसी राहत मिली है कि जिसको जानने के बाद ऐसा लगेगा कि फिर पैसे लेने के लिए किया गया था क्या ये सब। ये मैं आपको जानकारी बताता हूं। देखो असल में क्या है कि जो गूगल है ना, वो जो फोन निर्माता हैं उनके साथ में कुछ एग्रीमेंट करता है। जैसे एक एग्रीमेंट का नाम है माडा, मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, जिसमें क्या है, माडा प्रेस्क्राइब्ड फोन मेकर टू इंस्टॉल जीएमएस, गूगल, जीमेल, यूट्यूब एंड क्रोम विदाउट द ऑप्शन टू अनइंस्टॉल। मतलब गूगल क्या करता है कि जो फोन निर्माता है ना उनके साथ एक एग्रीमेंट करता है कि आप अगर एंड्रॉयड यूज करते हैं मेरा, गूगल प्ले स्टोर यूज करते हैं मेरा, तो मैं पहले ही कंडीशन दे रहा हूं कि 3 चीजें तो ऐसी हैं जो आपको इनबिल्ट देनी है, वो हटाओगे नहीं। पहला काम तो हो गया ये। इस एग्रीमेंट का नाम है माडा एग्रीमेंट। आगे क्या है, एंटी फ्रेगमेंटेशन एग्रीमेंट, एंड्रॉइड कंपैटिबिलिटी कमिटमेंट। इसमें क्या है, रेस्ट्रिक्ट दी ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर, जो मोबाइल बना रहे हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग डिवाइसेस बेस्ड ऑन एंड्रॉइड फॉर्क। अब एंड्रॉइड फॉर्क क्या होता है कि आप लोगों ने अगर एंड्रॉइड यूज कर लिया तो अपने मोबाइल में एंड्रॉइड का कोई और वर्जन, जैसे क्या होता है ना, कुछ लोग एंड्रॉइड के अंदर ही कुछ नया सुधार करके एक एंड्रॉइड का ही और अपडेटेड वर्जन बना देते हैं, जिसको कहते हैं अपना एंड्रॉइड। जैसे इंडिया ने भी सोचा था खुद का एंड्रॉइड बनाने का, जो कि अभी आईआईटी मद्रास की मदद से बन भी रहा है। मतलब एंड्रॉइड का एक अपर वर्जन या फिर उसमें सुधार करके अपने हिसाब से। गूगल फोन निर्माताओं से यह कहता है कि आपको अपने मोबाइल के अंदर किसी और का एंड्रॉइड अपलोड ही नहीं होने देना है। अच्छा, ये दूसरा एग्रीमेंट है जिसे एसीसी, एंड्रॉइड कंपैटिबिलिटी कमिटमेंट कहते हैं। एक तो माडा हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, एक हो गया एसीसी। तीसरा है रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट। इसमें क्या है, इसमें कहा जाता है कि यदि कोई भी मोबाइल में आपके गूगल सर्च इंजन से कमाई होगी तो जो कमाई होगी वो मुझसे भी साझा करनी पड़ेगी। जैसे गूगल प्ले स्टोर पर ऐसा होता है कि अगर आपने प्ले स्टोर से कुछ सामान खरीदा तो प्ले स्टोर आपसे पैसे वसूलता है कि इतना कट मेरा होगा। दैट इज रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट। इन 3 चीजों को लेकर के लोग जो हैं वो पहुंच गए कोर्ट में। कोर्ट में क्या, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, जो कि प्रतिस्पर्धा को अच्छा बनाए रखने का काम करता है। उनसे कहा कि जब किसी मोबाइल के अंदर पहले से ही 3 चीजें डली आएंगी तो कोई नया व्यक्ति कैसे इन चीजों को विकसित करने के बारे में कभी विचार करेगा। गूगल टॉप पर है, हमेशा ही टॉप पर रह जाएगा। ऐसे ही दूसरा कहा गया, बोले सर एक बात बताइए, अगर यही सारी चीजें चलती रही कि एंड्रॉयड का कोई अपर वर्जन बना ही नहीं पाएगा क्योंकि मोबाइल में इंस्टॉल ही नहीं होगा, तो ऐसे तो फिर प्रतिस्पर्धा कभी हो ही नहीं पाएगी। कभी गूगल भी तो इस धरती पर आया था, ऐसे किसी और को भी आने का मौका दिया जाए। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, रेवेन्यू शेयर क्यों करें हम, जब तुमने अपने हिसाब से अपनी चीजें बनाई हैं तो उसको फ्री रहने दो। इस आधार पर जब कंपटीशन कमीशन में शिकायत हुई तो उन्होंने इस पर फैसला लेते हुए, 2018 का मामला था ये, उस पर 1337 करोड़ का फाइन लगा दिया। फिलहाल क्या हो रहा है, उसी फाइन पर सुनवाई होते हुए एनसीएलटी ने इसको कंटिन्यू रखा, मतलब फाइन को कंटिन्यू रखा। लेकिन एक चीज यहां जानने की, और वो क्या है, इसमें यह जरूर कहा गया है कि अगर गूगल चाहे तो मोबाइल डिवाइसेस निर्माताओं को, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर्स हैं, ओईएम्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे कह सकता है कि वो लोग प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस को ना हटवाएं। यानी पहले ये सुविधा देने की तैयारियां चल रही थी कि गूगल एप्लीकेशन पर, मोबाइल में जो गूगल के एंड्रॉयड फोन हैं उनमें जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है उनको अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन देने लगेगा। लेकिन एक प्रकार से इसे ये राहत मिल गई। क्या, 1338 करोड़ रुपए तो सरकार को जरूर चढ़ाए इसने, लेकिन सुविधा ये मिल गई कि मोबाइल में से अब प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन हटाने की बाध्यता खत्म हो गई।
दूसरी इसको राहत क्या मिली है, असल में ये 1337 करोड़ या 38 करोड़ का इसके ऊपर जुर्माना नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि ये तो इसने सरकार को भर दिया, लेकिन ये खुद बहुत बड़ी चीज से बच गया। कौन सी चीज से बच गया? दूसरा इससे ये कहा गया है कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करे, जैसे आज मान लो आपके पास कोई भी फोन है जो एंड्रॉइड से चलता है, आप वेबसाइट से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहें तो ये कह सकता है, अलार्म कर सकता है कि आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है। मतलब गूगल को ये इजाजत दी गई है कि वो अलार्म कर सकता है, सामने वाले को बता सकता है कि हां भाई ये गलत एप्लीकेशन है, मत डाउनलोड करो। तीसरी चीज, गूगल प्ले स्टोर पर ही पहले लोगों की डिमांड ये थी कि एंड्रॉइड फॉर्क नामक जितने भी प्ले स्टोर्स हैं, या फिर एंड्रॉइड का एक अपर वर्जन जो है, या लोगों का मॉडिफाइड वर्जन जो है, वो प्ले स्टोर पर ही उपलब्ध कराना है। तो इसको ये राहत दे दी गई कि तुम प्ले स्टोर पर कुछ और चीजें उपलब्ध मत कराओ, तुम अपना प्ले स्टोर चलाते रहो। ठीक है, तो कितनी बड़ी राहत है ये। अपने आप में से एक तो राहत ये मिल गई कि अनइंस्टॉल नहीं करना, दूसरी राहत ये मिल गई कि आप दूसरे एप्लीकेशन के इंस्टॉल होने पर अलर्ट कर सकते हो, तीसरा अपने प्ले स्टोर को चालू भी रख सकते हो और दूसरे का माल बिकना भी नहीं दे सकते। तो एक तरह से तो ये जीत गया। असल में मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इसे पनिशमेंट फिर मिला क्या? 1338 करोड़ के लिए कंपटीशन चल रहा था क्या? अब अगर बात की जाए कि सर सरकार ने और भी तो कुछ कहा होगा, केवल इससे ये कहा गया है कि हाँ भाई देख, बात ऐसी है कि अगर भविष्य में अब तो कोई चीज लेकर आए तो उसमें ऑप्शन देगा कि वो ये लेगा या वो लेगा। अब भविष्य की बात तो कौन जाने, जो ऑलरेडी इंडिया के 95% यूजर तो एंड्रॉइड यूजर हैं, उनमें जो काम हो रखा है उसके लिए तो आपने कुछ कहा ही नहीं। तो एक प्रकार से ये चीज जो है वो अपने आप में चीजें हो गई। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो ये सारी बातें मैंने बता दी। बाकी इसका इतिहास क्या है, कहां से ये घटना हुई, ये सारी बातें मैंने आपको कई बार पहले पढ़ाई हैं। आप गूगल पर केवल CCI अंकित अवस्थी मारकर सर्च मार लेना, ये सारी बातें मैंने डिटेल में आपको पहले कई बार पढ़ाई हैं, तो दोबारा इसको पढ़ने की अब जरूरत आपके पास में नहीं है। ठीक है, हाँ एक जानकारी जरूर है कि CCI और NCLT में क्या डिफरेंस है। तो देखो, CCI मार्च 2009 के अंदर कंपटीशन एक्ट 2002 के माध्यम से बना था, यानी ये स्टेटरी बॉडी था। और जो NCLT है ना, वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऊपर एक अपीलेट ट्रिब्यूनल के रूप में बना, यानी अपील कर सकते हो। 2013 में बना, 2013 के एक्ट के तहत 2016 के अंदर बन करके आया। दूसरी बात क्या है, NCLT का जो फाइनल बाइंडिंग है उसकी शिकायत आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। मतलब एक प्रकार से NCLT के ऊपर हाई कोर्ट नहीं आते, सीधे सुप्रीम कोर्ट आते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनीज में जितनी भी प्रकार की सुनवाइयां होती हैं तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने की जगह एक अलग प्रकार की कोर्ट बना दी गई। कोर्ट होती जज से चलने वाली ही है, लेकिन ये केवल कंपनी लॉ पर ही काम करती है। कंपनी लॉ के जो केसेस हैं वो NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सुनते हैं। लेकिन लॉ ट्रिब्यूनल्स ने कई बार कोई फैसला दिया जो आपको पसंद नहीं है, आप उसके खिलाफ NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। अपील कर दी, अगर आपको लगता है इसका फैसला भी मुझे मंजूर नहीं है तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो एक प्रकार से कंपनी लॉ के अंदर हाई कोर्ट को बाईपास करके NCLT और NCLT बनाई गई हैं और बाईपास करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। इससे फायदा क्या होता है, इससे जो कानून है ना उसका इंप्लीमेंटेशन आसान होता है। उदाहरण के लिए NGT है, NGT का कोई भी फैसला अगर आपको बैन करवाना है तो NGT इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट है। इसका फैसला अगर आपको अमान्य कराना है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट सबके ऊपर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर काम में स्पेशलाइज्ड लोग उतार दिए कि भाई तुम लोग इस मामले में रहो, तुम लोग इस मामले में रहो, तुम लोग इस मामले में रहो, इस प्रकार से। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो। ठीक है, चलें, तो इसके बारे में सवाल भी एक है कि मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किस तरह की बॉडी है। तो देख लो, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है वो स्टेटरी बॉडी है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक और खबर जान लीजिए साहब, काम की है थोड़ी सी। क्या खबर है, पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक 6 अंक तक गिर गया है और भारत 144वें स्थान पर आ गया है। आप पूछेंगे सर ये कौन सी पासपोर्ट रिपोर्ट है। हमने कहा भाई साहब यही सवाल बड़ा था, हम लोग तो अब तक हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट पढ़ के आए, लेकिन अखबारों की सुर्खियों में जो है ये छाया हुआ है। क्या, पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट इंडिया रैंक जो है वो 144वें स्थान पर पहुंच गया 2023 के अंदर। सीज लार्जेस्ट ग्लोबल ड्रॉप, इंडिया फॉल 6 स्पॉट टू रैंक 144 इन पासपोर्ट इंडेक्स 2023। आप यहां पर इसे देख सकते हैं। और इस पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में UAE जो है वो नंबर 1 पर रहा है। दिमाग घबरा गया यार, थोड़े दिन पहले तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पढ़ा था, अब ये क्या आ गया और ये कौन सा इंडेक्स आ गया जहां पर हमको फिर गिरा दिया गया। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इधर देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में सुना होगा, जो हेनले द्वारा जारी किया जाता है। इसमें देखें आप, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, ये टॉप 4 कंट्रीज थे अगर आपने जाने हो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर।
जो आज हम पासपोर्ट इंडेक्स पढ़ा रहे हैं, जिसको कि ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक कहा जाता है, इस रैंक के अंदर क्रम बदल गया है। इसमें यूएई टॉप पर है, फिर स्वीडन है, फिर जर्मनी है, फिनलैंड है, फिर लग्जमबर्ग है। बेचारा जापान तो यहां है ही नहीं, जो कि हैंडले वालों के हिसाब से नंबर 1 पर है। यहां पर यूएई को नंबर 1 पर डाल रखा है, फिर स्वीडन को नंबर 2 पर डाल रखा है, जिसका नाम यहां पर कहीं नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ, सब लोग अपने पैमाने के हिसाब से अपनी रैंकिंग डिक्लेयर करते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, ये नहीं जानना हमें केवल ये जानना है पेपर में क्या पूछा जाता है। पेपर में हैंडले की जो रैंकिंग है ना, वो ज्यादा मायने रखती है। पेपर में क्वेश्चन भी हैंडले से पूछे गए, लेकिन हुआ ये, न्यूज में ये आ गया तो बच्चों में कंफ्यूजन हो गया कि सर कौन सी चीज याद रखें, हैंडले वाली जहां पर हमारी रैंक 85 है, या ये वाली जहां 144 है। हमने कहा भाई पेपर में हैंडले पूछा जा चुका है तो हैंडले याद रख लेना, इसको पूछा नहीं। लेकिन फिर भी अब आपको यदि दे दिया गया है तो जानकारी तो हो, इसलिए हम अतिरिक्त रूप से आपको बता दें। 29 मार्च को पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया दुनिया भर के अंदर, और इसमें 6 स्थान की गिरावट भारत की आई और भारत 144वें स्थान पर पहुंचा। किसने ये जानकारी जारी की, तो ये आर्टन कैपिटल नामक कनाडा की कोई एजेंसी है, जिसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, पासपोर्ट इंडेक्स टूल इंटरेक्टिव पासपोर्ट रैंकिंग पर आधारित है। बेस ऑफ द रैंकिंग, इनका तरीका क्या है जांचने का, मोबाइलिटी स्कोर। मोबाइलिटी स्कोर का मतलब कौन कितना आसानी से दूसरे देश के अंदर एंट्री कर सकता है। दूसरा, मोबाइलिटी स्कोर के साथ साथ वीएफ पोर्शन ऑफ देयर स्कोर वर्सेस वीओए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर किसी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है, इसके आधार पर यह डिसाइड किया जाता है। इंडिया के बारे में यह आर्टन कैपिटल के अनुसार जानकारी निकलकर यह आती है कि इंडिया का जिनके पास पासपोर्ट है वो लोग 24 देशों के अंदर बिना वीजा एंट्री कर सकते हैं। बिना वीजा मतलब दूसरे देश से परमिशन नहीं लेनी, सीधा पहुंच गए। इसके अलावा वीजा ऑन अराइवल जो है वो 48 देशों के अंदर उपलब्ध है, यानी 48 कंट्रीज में आप जाओगे वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। साथ ही 126 कंट्रीज जो हैं उनके लिए भारत वालों को 126 देशों में जाने से पहले वीजा लेना पड़ता है। वीजा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है पहले वो समझ लो। देखो क्या है, जैसे आपके पास आपका आईडी कार्ड जो है वो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कुछ भी अपना आईडी कार्ड आपके पास होगा। ऐसे ही अगर आप दुनिया में कहीं घूम रहे हो तो आपका आई कार्ड पासपोर्ट होता है, क्योंकि आपको दुनिया वाले जिस आधार पर रिकॉग्नाइज करते हैं दैट इज पासपोर्ट। अब ये तो आई कार्ड हुआ। पासपोर्ट के बाद फिर वीजा क्या होता है, आप अपना आई कार्ड दिखा के दूसरे देश से ये पूछते हैं कि क्या मैं आपके देश में आ सकता हूं। आने की जो इजाजत है ना, उसे वीजा कहते हैं। दुनिया के अंदर 24 देश ऐसे हैं जिनमें आपको बिना इजाजत लिए जाने की अनुमति है। आप सीधा गए, फ्लाइट में बैठे, वहां उतर गए, ये हुआ आपकी मोबिलिटी। फिर 48 देश ऐसे हैं जहां पर आपको वहां पहुंचकर आपको जब एयरपोर्ट से बाहर निकलना है उससे जस्ट पहले परमिशन लेनी है, और वो लोग परमिशन देते ही हैं। ये वीजा ऑन अराइवल कहलाता है। और तीसरी चीज जो होती है, पहले पूछ के जाना पड़ेगा, दैट इज 126 कंट्रीज के लिए ये अप्लाई होता है कि इंडिया वाले उड़ ही तब सकते हैं जब दूसरा देश आने की अनुमति दे दे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इंडिया की तरफ से गए हुए लगभग 33% पॉपुलेशन यूएई की जो है वो इंडियंस की है। उसके बावजूद यूएई जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। सोचकर आप इससे अंदाजा लगा लें। वहीं एक और जापान जैसे देश हैं जहां के नागरिकों को लगभग 150 से अधिक देशों के अंदर बिना वीजा जाने की अनुमति है। यह तब संभव होता है जब कोई देश पूरी तरह से डेवलप्ड नेशंस में शुमार हो, या उनके बारे में किसी भी प्रकार की कोई गलत धारणाएं दुनिया में ना हो, उनका कैरेक्टर जो है वो एकदम क्लियर हो कि हाँ भाई ये किसी भी प्रकार का विवाद क्रिएट नहीं करेंगे, कोई आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, कहीं जबरदस्ती आकर बसेंगे नहीं, किसी देश के अंदर इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस आधार पर पासपोर्ट की मजबूती बनती चली जाती है। भारत वालों के केस में ऐसे इतना नीचे पॉइंट क्यों है? बड़ा कारण यह है कि भारत के बहुत सारे लोगों को अगर वीजा ऑन अराइवल या फिर सीधा डायरेक्ट वीजा दे दिया जाए तो भारत से निकल के बहुत सारे लोग दुनिया के देशों में जाकर बस जाएं कि लो साहब हम तो आ गए, अब नहीं जा रहे हम। ऐसी स्थिति में पहले पूछा जाता है कि रुको भाई जरा बताओ आ क्यों रहे हो, और इतने दिन के लिए ही आओगे, नहीं तो तुम वापस भेज दिए जाओगे। जिस दिन भारत डेवलप हो जाएगा, जब भारत में लोग आने की डिमांड करने लगेंगे, तब हमारा पासपोर्ट रैंक सुधरेगा। तब तक परेशान होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी। क्लियर? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर सवाल पूछा जा चुका है 2020 के अंदर एसएससी सीएचएसएल के अंदर। डन हो गया। फाइनली हमने अपना ये सेशन कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप सभी साथियों को जानकारी पसंद आई हो। एक और जानकारी जान लीजिए,
चूंकि हमारा ये वाला सेशन आरएनए के नाम से जो सेशन है ये मंडे टू फ्राइडे ही चलता है, इसलिए आपसे गुजारिश है सैटरडे के दिन जो हम यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 6 से 15 तक क्वेश्चन देते हैं उनको रिवाइज कर सुबह 9:30 बजे पहुँचे, हम उनका रिवीजन करेंगे। और साथ में रविवार के दिन इन्हीं पूरे क्वेश्चंस पर आधारित एक टेस्ट लिया जाता है अपने एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है अपनी पाठशाला, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। वो टेस्ट पूरी तरह फ्री में आपको उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं है। और इस बार आप वो टेस्ट दिन भर दे पाएंगे, ये हम सुनिश्चित करेंगे। जो जितना जल्दी टेस्ट कंप्लीट करेगा उसे उतना अच्छा रैंक मिलेगा और उसके आधार पर उसको फिर गिफ्ट प्रेषित कर दी जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस विद डिटेल विद प्रॉपर जानकारी हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। ये पूरा कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, हमारे प्लेटफॉर्म अपनी पाठशाला, इन पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमने बहुत ही शानदार तरीके से अलाइन करके हिंदी इंग्लिश के अंदर विद प्रॉपर फैक्ट्स एंड इंक्वायरी आपको यहाँ पर साझा किए हैं, कृपया करके आप इन्हें पढ़ लें। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, हाँ मैं याद दिला दूं, 1 अप्रैल से शुरू होने वाला जो बैच है अब वो 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 1 और 2 तारीख को भी आपको ऑप्शन रहेगा कि यदि आपने हमारा बैच परचेज किया अपनी पाठशाला पर तो आपको मार्च का जो पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो दिखता रहेगा। 1 अप्रैल से यह बैच शुरू होगा, मैपिंग की क्लासेस शुरू होंगी, मैप से हम अपनी क्लासेस पढ़ाना शुरू करेंगे। 3 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रही हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन जिसे ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर से 1 लाख से ज़्यादा हमारे साथियों ने डाउनलोड कर लिया है ऑलरेडी, जिस पर 4.9 की रेटिंग चल रही है, ज़बरदस्त बच्चों का फीडबैक रहा है। आप वहां पर हमारे कोर्सेज को मात्र 1999 में ले सकते हैं, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम के लिए काम के हैं, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पूरे ये सारे सब्जेक्ट आपको 1999 में ही पढ़ाए जाएंगे पूरे 1 साल के अंदर। वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसके बाद वर्ल्ड मैपिंग आपकी शुरू करवाई जा रही है। इस कंटेंट की पीडीएफ आपको हमारे इस टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगी, आप ग्रुप और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉल सेंटर पर इन नंबर्स पर सुबह 8 से लेकर शाम 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, इसी कामना के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।